ठीक है जी। सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। SCO की अगर हम बात करें तो ये पिछले 6 से 7 महीने, इनफैक्ट पिछला पूरा साल 2022, खास तौर पे जब से कोविड होके गुजरा है उसके बाद बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, राइट। और ये इम्पोर्टेंट इतना क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है, इन सभी चीजों को आज हमने डिस्कस करना है। और ये SEO है क्या, इसके बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देखो ये जो टॉपिक है ना आपका, ये करंट अफेयर का टॉपिक भी है, ये इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक भी है, मतलब क्या है, पेपर 2 का ये टॉपिक है, करंट ओरिएंटेड भी है। क्योंकि अगर SEO में रिसेंटली जैसे समिट हुई है जिसको इंडिया ने होस्ट किया है, 2023 की जो समिट है उसको इंडिया ने होस्ट किया है, वर्चुअल समिट थी, ऑनलाइन समिट थी, ऑफलाइन नहीं था, और इसको इंडिया ने होस्ट किया, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, राइट। तो सबसे पहले SEO की अगर हम बात करें, नाम देखो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कहां पे है, चाइना में, तो ऑटोमेटिकली इसमें चाइना है, इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, अगर मान लो मैप के ऊपर अगर आप इंडिया को देखो तो इस तरीके से आपको इंडिया देखने को मिलेगा। देन इंडिया के ऊपर ये जो पूरा एरिया इस तरफ, ये किसका है, चाइना का। तो यहाँ पे हमारे पास इंडिया हो गया, इस तरफ चाइना है हमारे पास। देन इधर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान। देन पाकिस्तान के ऊपर ये वाला जो पोर्शन है, छोटा सा पोर्शन आप बोल सकते हो, दिस पोर्शन, ये किसका है, अफगानिस्तान का। किसका है, अफगानिस्तान का। देन इसके ऊपर ये जो आपको कंट्री देखने को मिलेगी इधर, ये है आपके पास तजिकिस्तान, तजिकिस्तान। देन इसके साथ ऊपर जो कंट्री आपको देखने को मिलती है वो है किर्गिस्तान, राइट, किर्गिस्तान। देन किर्गिस्तान के ऊपर जो आपको कंट्री देखने को मिलेगी यहां पे ऊपर, दैट इज योर कजाकिस्तान, राइट। देन कजाकिस्तान के इस तरफ आपको यहाँ पे कंट्री देखने को मिलेगी इस तरीके से, जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के नीचे यहाँ पे आपको कंट्री मिलेगी तुर्कमेनिस्तान, और यहाँ पे, यहां तक तुर्कमेनिस्तान चलता है, ऊपर ये पूरे का पूरा क्या है, कजाकिस्तान है। और यहाँ पे आपको एक वाटर बॉडी देखने को मिलती है जिसका नाम है कैस्पियन सी। और ये जो नीचे आपको ये पूरा पोर्शन मिलेगा, दिस पोर्शन, ये किसका है, ईरान का। बॉर्डर्स थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन एग्जैक्टली जहां पे वहीं पे ड्रॉ किया गया है। देन ऊपर वाला जो पूरा पोर्शन है यहाँ पे, ये तो चाइना का हो गया। इस तरफ ऊपर क्या है आपका, रशिया, ऊपर क्या है, रशिया। और यहां थोड़ा सा दूर जाके इधर आपको एक मिल जाएगा, दैट इज मंगोलिया, दैट इज मंगोलिया। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, रशिया हो गया, रशिया इज इन नॉर्थ एशिया। कहां पे पड़ता है ये, नॉर्थ एशिया में। कुछ पोर्शन इसका सेंट्रल एशिया में भी है लेकिन मेजर पोर्शन ऊपर रह जाता है नॉर्थ एशिया में। चाइना की अगर हम बात करते हैं तो खास तौर पे ये किसमें है, ईस्ट एशिया में, इट इज इन ईस्ट एशिया। चाइना को अगर आप ध्यान से देखोगे, चाइना का बॉर्डर उस तरफ ईस्ट की तरफ किसके साथ लगता है, पैसिफिक ओशन के साथ। इस मैप के ऊपर देखो, ये जो येलो वाला बनाया हुआ है पूरे का पूरा, दैट इज योर चाइना। इस तरफ ओशन है, दैट इज नॉर्थ पैसिफिक ओशन। इसी के साथ एशिया आपका ईस्ट में खत्म हो जाता है। देन अगर हम बात करते हैं इन कंट्रीज की, ईरान हो गया, जैसे कि ये आती है आपकी वेस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया। ये जो आपके पास बच गई, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारी की सारी क्या है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज। और इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इसको काउंट कर लेते हैं साउथ एशिया में, साउथ एशिया में। देखो अफगानिस्तान बीचों बीच है, साउथ एशिया है, सेंट्रल एशिया है, वेस्ट एशिया है। तो कहीं कहीं पे वेस्ट एशिया में काउंट कर देते हैं, किसी किसी में साउथ में, किसी किसी में सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया में वैसे ये नहीं आता है क्योंकि जब जब सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात की जाएगी तो याद रखना यही कंट्रीज है, नंबर 1 कजाकिस्तान, नंबर 2 किर्गिस्तान, नंबर 3 तजिकिस्तान, नंबर 4 उज्बेकिस्तान एंड नंबर 5
तुर्कमेनिस्तान। जब जब इंडिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात करता है सिर्फ इन 5 कंट्रीज की वो बात की जा रही होती है। अब जब हम एससीओ की बात करते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है? 1996 में हमें एक शंघाई 5 करके ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। शंघाई 5 जिसमें कौन कौन थे? चाइना था उसमें, रशिया था उसमें, कजाकिस्तान था उसमें, किर्गिस्तान था उसमें एंड तजिकिस्तान था। कौन कौन? चाइना है, रशिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है एंड तजाकिस्तान। ये 5 कंट्रीज हुआ करती थी 1996 में। अब ध्यान से देखो, इसमें ये सारी कौन सी कंट्रीज हैं? ये वो कंट्रीज हैं जो 1990 तक किसका पार्ट रही है? यूएसएसआर का। यूएसएसआर में आपको कौन सी कंट्रीज देखने को मिलेंगी? खास तौर पे यूरेशियन कंट्रीज, जिसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, आपकी यूरोप की कंट्रीज हैं, रशिया है पूरे का पूरा। अब यूएसएसआर की अगर हम बात करते हैं, ये 1922 में बना था और 1990 तक ये क्या है, अच्छा खासा सरवाइव किया है। उसके बाद ये क्या, डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया और ये सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गई। तो मतलब जब आपका यूएसएसआर खत्म होता है तो ऑटोमेटिकली जब ये सारी कंट्रीज क्या है, यूएसएसआर से अलग हुई हैं, इन सबके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट तो ऑटोमेटिकली होंगे। अब जैसे हमारी इंडियन स्टेट्स हैं, क्या आपस में बॉर्डर डिस्प्यूट्स नहीं है? बिल्कुल है। उसी तरीके से यहाँ पे भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स होंगे। उनको सॉल्व करने के लिए 1996 में ये शंघाई 5 जो है, चाइना के इनिशिएटिव के साथ बनाया गया था। इसकी मीटिंग्स आपको शंघाई में देखने को मिलेंगी, तभी इसको शंघाई 5 बोलते हैं। अब होता क्या है, इस शंघाई 5 को 2001 में एक और सेंट्रल एशियन कंट्री ज्वाइन करती है जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। जब उज्बेकिस्तान इसको 2001 में ज्वाइन करता है शंघाई 5 को, तो इसका नाम क्या हो जाता है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बना है, तो ये बना है 2001 में। इससे पहले जो इसका प्रेसिडेसर था उसका नाम क्या था? शंघाई 5, जिसमें 5 कंट्रीज थी। जब 6वीं इसमें ज्वाइन हुई उज्बेकिस्तान, तो इसका नाम हो गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में। अब इसमें ध्यान से देखो, एक कंट्री इसकी मेंबर नहीं, दैट इज तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान ना तो आपके शंघाई 5 का मेंबर था और ना आज तक एससीओ का मेंबर है। तो यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान को भूल जाओ, इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास और कौन कौन सी कंट्रीज बच गई? रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का भी यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज अफगानिस्तान इज ऑल्सो नॉट अ मेंबर ऑफ एससीओ और ना ही ये मेंबर था शंघाई 5 का। तो मतलब आपको कितनी कंट्रीज के नाम याद रखने एज अ मेंबर कंट्रीज? ये 9 कंट्रीज के नाम याद रखने हैं। सबसे पहले 5 थी, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान। 6वीं इसमें कौन ज्वाइन हुई है? उज्बेकिस्तान। देन 2017 जून 8 एंड जून 9 2017 एससीओ की मीटिंग चल रही थी। कहां पे? अस्ताना में। अस्ताना आपको कहां पे मिलेगा? कजाकिस्तान में। अस्ताना कहां मिलेगा? कजाकिस्तान की कैपिटल। वहां पे मीटिंग चल रही थी 2017 में। इस मीटिंग में पाकिस्तान एंड इंडिया दोनों ने एससीओ को ऑफिशियली ज्वाइन किया। तो पहले 6 थी, अब कितनी होगी? 8। पाकिस्तान एंड इंडिया दोनों ज्वाइन करते हैं 2017 में। लेटर ऑन जब हम बात करते हैं 2022 की, तो समरकंद में इनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी। समरकंद जो कि आपको उज्बेकिस्तान में देखने को मिलेगा। वहां पे कॉन्फ्रेंस होती है और ये डिक्लेयर किया जाता है कि ईरान को एज अ ऑफिशियल मेंबर एससीओ का ज्वाइन करवाया जाएगा।
तो मतलब इस वाली कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंसमेंट हो गई थी कि ईरान ज्वाइन करेगा एससीओ को। ऑफिशियली ईरान ने कब ज्वाइन किया है? जो रिसेंट 2023 में इंडिया ने वर्चुअल मीटिंग जो कंडक्ट की है। तो पहले 6 थे 2001 तक, 2017 में 8 हो गए और 2022-23 में आगे कितने हो गए? 9। तो प्रेजेंटली आपको एससीओ में टोटल कितनी मेंबर कंट्रीज देखने को मिलेंगी? 9 मेंबर कंट्रीज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो इसमें मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं। चाइना भी है, पाकिस्तान भी है और इंडिया भी है। चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारा भर भर के बॉर्डर डिस्प्यूट है। चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है अगेंस्ट इंडिया, ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं। देन इसके अलावा एक चीज आपने और सुनी होगी, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होके जाता है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वो एरिया जो पाकिस्तान ने कश्मीर का अपने कब्जे में कर लिया था 1947 में, कश्मीर के इंडिया के साथ जुड़ने से पहले आप बोल सकते हो, राइट। तो वहां से ये जो आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्रॉस करता है, यहां से वो रोडवेज जो है वो क्रॉस करते हैं, जिसको इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहा। और रिसेंटली भी जब एससीओ की मीटिंग हुई है तो उसमें इंडिया ने बहुत ही क्लियरली बोला है कि हम इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं करेंगे। इनफैक्ट बाकी जो सारी कंट्रीज एससीओ की हैं उन्होंने ज्वाइन कर रखा है, बट इंडिया ने शरेआम मना किया कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे। कारण क्या है? विदाउट द परमिशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से निकाला गया, जो कि ऑफिशियली देखा जाए तो हम कंसीडर करते हैं इंडिया का हिस्सा। तो इंडिया में से आपने रोड बनाया और आपने इंडियन गवर्नमेंट से पूछा नहीं, तो ऑटोमेटिकली इंडियन गवर्नमेंट वहां पे क्या करेगी? आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी। और वही चीज प्रेजेंटली भी हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले आपको ये बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि व्हाई दीज कंट्रीज आर इंपॉर्टेंट। रशिया को देखो, रशिया की अगर हम बात करें, रिसेंट पिछले 2 सालों में बहुत ज्यादा न्यूज में रहा यूक्रेन के इशू की वजह से। अब इंडिया ने हर एक कोशिश की है यूक्रेन की वॉर को रोकने की। अब एससीओ एक प्लेटफॉर्म है जहां पे रशिया को रोका जा सकता है। ये जो साथ में फ्रेंड कंट्रीज है ये सारी क्या कर सकती हैं? उसको प्रेशराइज कर सकती हैं। हालांकि कर नहीं पाए लेकिन कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा सेंट्रल एशियन कंट्रीज देखो, जिसके साथ हम बहुत शुरू से ही अच्छे रिलेशंस बिल्डअप किए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं उज्बेकिस्तान की बात करूं, जितना उज्बेकिस्तान में बॉलीवुड मूवीज एंड बॉलीवुड कल्चर का ट्रेंड है उतना किसी बाहर की कंट्री में आपको नहीं देखने को मिलेगा। आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर देखा होगा कि यहाँ के जो सिटीजन है बॉलीवुड सॉन्ग्स को गा रहे हैं, उन आप बोल सकते हो जो पहरावा है, उस पहनावा है उसको पहन रहे हैं, वो सारी चीजें। तो मतलब हमारा कल्चरल इंपैक्ट देखने को मिलता है कहाँ पे? सेंट्रल एशियन कंट्रीज। और कल्चरल इंपैक्ट के लिए शब्द यूज करते हैं सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि सॉफ्ट पावर क्या होती है। जब आप सामने वाली कंट्री में अपना इन्फ्लुएंस फुलाते हो, किसका इस्तेमाल करके? कल्चर का इस्तेमाल करके, दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्ट पावर। अब जब उज्बेकिस्तान में इतने सारे लोग इंडियन कल्चर को पसंद करते हैं, इंडियंस को पसंद करते हैं, तो अगर उज्बेकिस्तान की सरकार कुछ भी इंडिया के खिलाफ करने की कोशिश करेगी तो उनकी खुद की जनता उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। ये वो इन्फ्लुएंस है जो इंडियन कल्चर ने बनाया हुआ है। ये सेम इन्फ्लुएंस, जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडियन कल्चर में चीज आती है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। इंडिया में ही मेजरली डेवलप हुआ है बुद्धिज्म। इंपॉर्टेंट साइट्स भी आपको कहां पे देखने को मिलेंगी? इंडिया के अंदर। लेकिन आज इंडिया में बुद्धिज्म के जो लोग हैं उनकी क्या है? गिनती बहुत कम है। इसीलिए तो बुद्धिस्ट लोगों को हम रिलीजियस माइनॉरिटी में काउंट करते हैं। बट अगर इन सभी कंट्रीज को हम देखें तो यहाँ पे भर भर के बुद्धिज्म को मानने वाले लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एससीओ एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म है जो बुद्धिस्ट कल्चर की वजह से इन सभी कंट्रीज को कनेक्ट करता है, एंड दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिया उसका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहता है कि हमारा कल्चर जो है
जो इंडिया से स्टार्ट हुआ है वो इन सभी कंट्रीज में आज के टाइम पे अच्छा खासा फैला हुआ। चाइना में भी है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भी है। यस, सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में बुद्धिज्म नहीं है, यहाँ पे भी बुद्धिज्म आपको देखने को मिलेगा। हाँ, अफगानिस्तान ईरान में नहीं है, बट इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज में बुद्धिज्म इज देयर। ये चीज याद रखो। रशिया की बात कर लो, रशिया में हिंदू कल्चर को कितना ज्यादा फैलाया गया है। आपने देखा होगा वृंदावन वगैरह में बहुत सारे जो गोरे लोग हैं वो आके रहते हैं। कहां से होते हैं वो सारे के सारे? मोस्ट ऑफ देम फ्रॉम रशिया, राइट? दैट इज सॉफ्ट पावर। तो मतलब चाहे सॉफ्ट पावर हो, चाहे हार्ड पावर हो, चाहे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हो, हर एक केस में एससीओ इंपॉर्टेंट है। तभी हर दिन न्यूज़पेपर में एससीओ के रिलेटेड कुछ ना कुछ आया ही होता है, तो इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी नोट्स में देखो हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं। तो सबसे पहले तो आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही बताया गया है कि कब ये बनी है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो हमें पता है 2001 में 6 कंट्रीज मिलती हैं और बनता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देन अस्ताना समिट जो आपकी हुई थी कजाकिस्तान में, वहां पे इंडिया एंड पाकिस्तान ज्वाइन करते हैं 2017 में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो समरकंद की समिट हुई है 2022 में, वहां पे ज्वाइन करता है ईरान। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि एससीओ में 4 आपके पास ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं। अब ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन कौन सी है? इनफैक्ट 4 नहीं है, 3 ही है आपके पास। कौन कौन सी है? नंबर 1 इज योर अफगानिस्तान, नंबर 2 इज योर बेलारूस, नंबर 3 इज योर मंगोलिया। पहले इसमें ईरान भी हुआ करता था। पहले 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स थी। ऑब्जर्वर स्टेट्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंट्रीज जो इच्छा रखती हैं कल को एससीओ को ज्वाइन करने के लिए। तो उसमें अफगानिस्तान हमारे पास है। पहले ईरान भी था, लेकिन ईरान ने तो अभी एज ऑफिशियल मेंबर ज्वाइन ही कर लिया। इसके अलावा हमारे पास क्या है? मंगोलिया। इसके अलावा हमारे पास क्या है? मंगोलिया। उसके अलावा हमारे पास कौन सा एरिया है? दैट इज योर बेलारूस। दैट इज योर बेलारूस। बेलारूस की अगर हम बात करें वो कहां पे मिलेगा आपको? यूक्रेन के बारे में सुना है? यूक्रेन एंड रशिया की जब हम बात करते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा रब करके आपको ड्रॉ करके दूं, इस तरीके से है। एक तरफ रशिया है, यहां पे आपको बेलारूस देखने को मिलेगा और यहां पे आपको यूक्रेन देखने को मिलेगा। तीनों कंट्रीज का आपस में बॉर्डर लगता है। और अगर आपको याद हो, ड्यूरिंग द यूक्रेन रशिया इशू, रशिया को सपोर्ट कर रहा था बेलारूस। तो ये भी वो कंट्री है जो एससीओ को ज्वाइन करने की पूरी पूरी इच्छा रखती है। क्यों? क्योंकि ये रशिया की फ्रेंड कंट्री है, सिंपल। तो ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन कौन सी होगी प्रेजेंटली? मंगोलिया जो चाइना एंड रशिया के बीच में है, देन बेलारूस जो यूक्रेन एंड रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, यूरोप में है, एंड तीसरा हमारे पास है अफगानिस्तान जो इंडिया, पाकिस्तान, ईरान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, राइट? इसके अलावा ऊपर आपके पास तजिकिस्तान भी है, उज्बेकिस्तान भी है, तुर्कमेनिस्तान भी है। बहुत सारी कंट्रीज के साथ इसका बॉर्डर जो है वो लगता है। तो ये ऑब्जर्वर स्टेट्स है। इसके अलावा हमारे पास 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं। डायलॉग पार्टनर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंट्रीज जो एससीओ की पॉलिसीज को अपनी कंट्रीज में इंप्लीमेंट करेंगी या फिर उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेंगी, आप बोल सकते हो। तो फ्रेंड कंट्रीज आप बोल सकते हो एससीओ की। कौन कौन सी 6 है हमारे पास? एक तो है अजरबैजान, देन है अर्मेनिया, देन कंबोडिया, देन आपके पास नेपाल है, देन टर्की है, और लास्ट में आपके पास है श्रीलंका। ये वो 6 कंट्रीज हैं जो डायलॉग पार्टनर्स हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्हीं कंट्रीज के आसपास आपको देखने को मिलेंगी। टर्की की अगर हम बात करते हैं, इसी ईरान के इस तरफ सीरिया, सीरिया के साथ टर्की, वेस्ट एशिया में आपको देखने को मिलेगा। देन श्रीलंका की बात करते हैं तो इंडिया के बिल्कुल नीचे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? श्रीलंका, सिंपल। देन इसके अलावा कंबोडिया की अगर हम बात करते हैं, इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया में जाओ, अभी मेकोंग गंगा वाला हमने डिस्कस करना है, वहां पे डिस्कस करेंगे कंबोडिया कहां पे है। लाओस है, थाईलैंड है, वियतनाम है, और इन तीनों के साथ बॉर्डर लगता है किसका? कंबोडिया का, साउथ ईस्ट एशिया में। तो मतलब ये जो सारी अजरबैजान या फिर
जो आपके पास अर्मेनिया है, इन दो कंट्रीज की बात करें, ये यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी। ये आपको कहां पे मिलेगी, यहाँ पे जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिया था कैस्पियन सी, कैस्पियन सी के बिल्कुल वेस्ट की तरफ आपको अजरबैजान मिलेगा और साथ में मिलेगा आपको अर्मेनिया और एक और कंट्री है जॉर्जिया। और जो जॉर्जिया कंट्री है उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, और ये सारी कंट्रीज यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी। तो एक तरीके से ध्यान से देखो, इसमें बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं या इंडिया के क्लोज है या इंडिया के साथ आप बोल सकते हो फ्रेंडली रिलेशंस जो है वो शेयर करती है, या फिर इसमें वो सारी कंट्रीज हैं जो कभी ना कभी यूएसएसआर का मेंबर हुआ करती थी। सिंपल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए हो जाता है। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये जो आपका एससीओ है, ये खास तौर पे देखो यूरेशियन जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस जो है उसको इंश्योर करता है। यूरेशियन ही हो गया, कुछ यूरोप की कंट्रीज हैं, कुछ एशिया की कंट्रीज हैं, और ऊपर वाले इस रीजन को खास तौर पे मैंने आपको बोला क्या बोलते हैं, यूरेशियन। यूएसएसआर का जो पार्ट था खास तौर पे उसको बोला जाता है यूरेशियन। वैसे ऐसा यूरेशिया अलग से कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, इसमें कुछ यूरोप की कंट्रीज है, कुछ एशिया की कंट्री आप बोल सकते हो, राइट। देन उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये यूरेशिया का एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करते हैं दुनिया की 40% जो पॉपुलेशन है उसको कवर करता है, और दुनिया भर की 20% जीडीपी को कवर करता है। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है, जीडीपी क्या होता है। जीडीपी की अगर हम बात करते हैं, सिंपल थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं है। जीडीपी की अगर हम बात करते हैं, जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक का मतलब होता है विद इन बॉर्डर, देन प्रोडक्ट का मतलब होता है प्रोडक्शन। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर किसी कंट्री के बॉर्डर्स के अंदर अंदर टोटल कितनी प्रोडक्शन हुई है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसकी टोटल वैल्यू इज योर जीडीपी। फॉर एग्जांपल मान लो ये इंडिया है, इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर अंदर एक साल में सिर्फ और सिर्फ 10 बिस्किट के पैकेट बने और कुछ प्रोड्यूस नहीं हुआ। एग्जांपल है, 10 बिस्किट के पैकेट बने, 10 गुड्स बने, 10 बिस्किट के पैकेट, एक की कीमत है 10 रुपए, 10 की कितनी हो जाएगी 100 रुपए, तो उस साल में इंडिया की जीडीपी कितनी होगी 100 रुपीज। सिंपल। तो ये जो जीडीपी है, वर्ल्ड की टोटल जीडीपी जो है उसका 20% जीडीपी आपको इन कंट्रीज में देखने को मिल जाएगा, और वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 40% पॉपुलेशन इन कंट्रीज में रहती है। तो ऑटोमेटिकली अगर ये सारी कंट्रीज एक दूसरे को ज्वाइन कर लेती हैं तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलेगा। अगर ये सारी कंट्रीज एक साथ यूएन के अंदर जाके कुछ प्रस्ताव रखती हैं या फिर कुछ करवाना चाहती हैं, ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा क्योंकि 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। देन डब्ल्यूटीओ की हम बात करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को संभालता है। अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसमें जाके, इसमें से अगर मेंबर कंट्रीज जाके कुछ बोलती हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वहां पे भी इन्फ्लुएंस इनका देखने को मिलेगा, क्योंकि वर्ल्ड की टोटल जीडीपी का 20% जीडीपी यहाँ पे एक साल में वर्ल्ड में टोटल कितनी प्रोडक्शन होती है उसकी जो टोटल वैल्यू है, उस वैल्यू में से 20% वैल्यू कहां से प्रोड्यूस हो रही है, इन कंट्रीज। तो इट इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। देन ऑब्जेक्टिव्स क्या है एससीओ के, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि बार बार न्यूज में ये चीजें देखने को मिलती है, न्यूज़पेपर्स में इसको लिखा जाता है। तो सबसे पहले स्ट्रेंथन रिलेशंस अमंग द मेंबर स्टेट्स। ध्यान से देखो, इन मेंबर कंट्रीज के बीच में आपस में ही रिलेशंस बहुत डिस्टर्ब है। सबसे अच्छा एग्जांपल है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, राइट। तो इन रिलेशंस को सबसे पहले आपने बेहतर करना है, जिससे क्या होगा, यूरेशियन जो आपका एरिया है यहाँ पे आप पीस को मेंटेन कर पाओगे। नंबर 1। नंबर 2, अगर हम बात करते हैं, प्रमोट कोऑपरेशन इन पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक एंड ट्रेड, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, कल्चर, एजुकेशन, मतलब हर एक स्फीयर में, कोई भी स्फीयर यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं डब्ल्यूटीओ, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो खासतौर पे ट्रेड के साथ रिलेटेड है।
खास तौर पे मेजर ऑब्जेक्टिव इज ट्रेड सही ढंग से हो, फेयर ट्रेड हो, आप बोल सकते हो। एससीओ में ऐसा कुछ नहीं है। एससीओ में हर एक स्फीयर को कवर किया जाता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल हो, कल्चरल हो, सिक्योरिटी हो, एवरीथिंग, इन्वायरमेंट हो, एवरीथिंग। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि हर एक स्फीयर में एससीओ क्या है, अपना काम कर रहा है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेफगार्ड रीजनल पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब हर एक स्फीयर में ये काम कर रहा है। और लास्ट आपके पास है क्रिएट अ डेमोक्रेटिक, इक्विटेबल, इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, एक बेहतर वर्ल्ड बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोल्ड वॉर के बारे में सुना होगा, या वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में सुना होगा। कारण क्या था? यूरोपियन जो कंट्रीज थी वो आपस में ही लड़ रही थी, किस चीज को लेके? लैंड को लेके। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 का बेसिक कारण क्या है? अपनी कंट्रीज की लैंड को एक्सपेंड करना चाहते थे वो। जर्मनी एक्सपेंड करना चाह रहा है तो आसपास की कंट्रीज उसको रोकने की कोशिश कर रही है, और एट द एंड क्या है? वॉर हो रही है। अगर हम कोल्ड वॉर की बात करते हैं तो वहां पे दो आइडियोलॉजीज थी, इकोनॉमिकल आइडियोलॉजीज, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। कैपिटलिज्म बोलता है कि फ्री मार्केट होनी चाहिए, मतलब सरकार की उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता है कैपिटलिज्म। बट अगर हम सोशलिज्म की बात करते हैं तो वो बात करता है कि सारी पावर, सारे रिसोर्सेज के ऊपर अधिकार जनता का होना चाहिए। तो एक बोल रहा है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो ऑनर है, उसके पास अधिकार हो, दैट इज कैपिटलिज्म। एक बोल रहा है कि लेबर के पास अधिकार हो, दैट इज सोशलिज्म। इन दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल वॉर थी जो चली है अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लेके 1990 तक, जब तक यूएसएसआर खत्म नहीं हो गया। एक तरफ यूएसएसआर था, दूसरी तरफ यूएसए था। इन सब में क्या डिस्टरबेंस है? या तो किसी पॉलिटिकल मुद्दे को लेके है, या फिर किसी लैंड को लेके है, या फिर इकोनॉमिक मुद्दों को लेके है। तो ऐसा कुछ फ्यूचर में ना हो, इसी को इंश्योर करना चाहता है एससीओ। एटलीस्ट इस वाले रीजन में तो ना हो। जिस तरीके से इसकी मेंबरशिप बढ़ रही है, 5 से स्टार्ट हुआ, 6 हुए, 8 हुए, 9 हो गए, ऑटोमेटिकली बेलारूस मैंने आपको बताया, अफगानिस्तान बताया आपको, कंबोडिया बताया, ये सब ज्वाइन करना चाहते हैं। ज्वाइन करना चाहते तो मतलब एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होता जाएगा, तो एक नया, एक बहुत ही बेहतर ऑर्गेनाइजेशन आपके पास बन जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे। यूएन है, यूएन को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया। खास तौर पे काम क्या है? वर्ल्ड पीस को मेंटेन करना। बेसिक काम क्या है? वर्ल्ड पीस को मेंटेन करना। बाकी सब तो सारी बातें बाद में आती है, सिंपल। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है अबाउट एससीओ, तो सबसे पहले इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज याद रखो। इसकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, एक तो है रशियन, एक है चाइनीज। चाइनीज लैंग्वेज को बोलते हैं मैंडरिन लैंग्वेज। मैंडरिन हो गया एंड रशियन लैंग्वेज हो गया, ये दोनों लैंग्वेजेस क्या है? एससीओ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। ट्रांसलेशन आपको इनके डॉक्यूमेंट की मिल जाएगी इंग्लिश में, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेजेस रशियन एंड चाइनीज, याद रखना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा जाता है तो। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यूएन जनरल असेंबली ने 2005 में एससीओ को ऑब्जर्वर, आप बोल सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेटस है वो दे दिया। ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है कि अभी तक ये यूएन का परमानेंट बॉडी नहीं है। यूएन में बहुत सारी परमानेंट बॉडीज आपको देखने को मिल जाएंगी, राइट? उसमें अभी तक एससीओ परमानेंट बॉडी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर बन सकता है। ऑब्जर्वर का स्टेटस देने का मतलब यही है कि इन फ्यूचर हो सकता है कि जो यूएन है उसकी परमानेंट बॉडीज में आना स्टार्ट हो जाए। कौन? एससीओ। तो इट इज इंपॉर्टेंट 2005 में। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो एससीओ का सेक्रेटेरिएट है, सेक्रेटेरिएट क्या होता है? जो पूरे के पूरे इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रशासन को देखेगा, प्रशासन को संभालेगा, है ना? वो कहां पे आपको मिलेगा? वो मिलेगा आपको बीजिंग में, बीजिंग चाइना। इसका मतलब क्या हुआ? हेडक्वार्टर्स ऑफ एससीओ कहां पे है? बीजिंग। बना कहां पे था? 2001 में शंघाई में, चाइना। हेडक्वार्टर्स कहां पे? बीजिंग में। तो कंफ्यूज नहीं होना कि नाम एससीओ है तो हेडक्वार्टर्स आपके शंघाई में होंगे। कहां पे है? बीजिंग में। ये आपको पता होना चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? वहां पे सेक्रेटेरिएट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यूएन की बहुत सारी बॉडीज के साथ आप बोल सकते हो पार्टनरशिप है, किसकी? एससीओ की। चाहे वो आपका यूनेस्को हो, या वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हो,
या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन हो, या फिर यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स हो, या फिर आपके पास यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक हो, या फिर आपके पास यूएन ऑफिस ऑन काउंटर टेररिज्म। यूएन की बहुत सारी बॉडीज, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप्स हैं, किसकी? एससीओ की। और यूएन की जो जनरल असेंबली है, जिसको हम वर्ल्ड का पार्लियामेंट भी बोल देते हैं कई बार, उसने इसको ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया हुआ है। सो इट इज इंपॉर्टेंट। अब रिसेंट जो न्यूज में था हमारे पास, करंट अफेयर्स जो चल रहे थे, राइट, उसमें एससीओ वर्चुअल समिट जो है, मतलब ऑनलाइन जो समिट कंडक्ट करवाई गई है, होस्ट कंट्री कौन था? इंडिया। अब देखो 2001 में ये बना, अब 2023 है, हर साल समिट होती है, तो इस बार कौन सी होगी? 23rd समिट होगी। और ये इसका कोई प्लेस नहीं है, होस्ट कंट्री है, प्लेस क्यों नहीं है? क्योंकि वर्चुअल है, सिंपल। तो इंडिया के द्वारा ये कंडक्ट करवाई गई, और इस बार इस जो आपकी मीटिंग का, इस समिट का थीम जो था आपके पास, दैट थीम वाज सिक्योर। थीम क्या है आपके पास? सिक्योर। सिक्योर का मतलब क्या है? कैपिटल में है सिक्योर। तो सिक्योर में सबसे पहले एस का मतलब है सिक्योरिटी, एस का मतलब है सिक्योरिटी। देन आपके पास ई का मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एस का मतलब सिक्योरिटी, ई का मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सिक्योरिटी का मतलब क्या है? वर्ल्ड सिक्योरिटी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है अच्छी हेल्थ सर्विसेज, अच्छी एजुकेशनल सर्विसेज, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज। जहां पे डेवलपमेंट शब्द आ जाएगा ना, हमेशा याद रखना, दैट इज रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ। और क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे मेंटेन हो पाएगी? अगर आप लोगों को अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, अच्छी सर्विसेज, जैसे कि बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो सब इन कंट्रीज में करना है, आप बोल सकते हो। देन नंबर 3 पे है सी। सी का मतलब क्या है? कनेक्टिविटी। सी का मतलब क्या है? कनेक्टिविटी। इट इज इंपॉर्टेंट। कनेक्टिविटी मतलब विद इन द एससीओ कंट्रीज, आप बोल सकते हो। इसमें एक चीज तो है कनेक्टिविटी के लिए, दैट इज BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, बट इंडिया ने उसको ज्वाइन नहीं किया है। इसके अलावा भी तो कनेक्टिविटी के बहुत सारे माध्यम हमारे पास है। बाय रेलवे हो सकता है, बाय रोड हो सकता है, बाय एयरवेज हो सकता है, तो उसको बढ़ाना है इन सभी कंट्रीज में, क्योंकि इसमें इंडिया का फायदा है। सेंट्रल एशियन कंट्री से बहुत सारे मिनरल्स आप इंडिया में इंपोर्ट करवा सकते हो फिर ऑटोमेटिकली, राइट। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं, सी के बाद है यू। यू का मतलब है यूनिटी। यू का मतलब क्या है? यूनिटी। यूनिटी अमंग द मेंबर कंट्रीज ऑफ एससीओ, मतलब एक दूसरे के साथ मिल बांट के आपने हर एक चीज को करना है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़े होना, सिंपल। देन आर का मतलब क्या है? रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। रिस्पेक्ट, सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। इसी के लिए इंडिया ने पंचशील के सिद्धांत भी साइन किए थे, किसके साथ? चाइना के साथ, जिसको चाइना ने वायलेट किया और 1962 में वॉर खड़ी हो गई थी चाइना के साथ। पंचशील में क्या था? 5 सिद्धांत थे, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता हो कि ऐसे कोई सिद्धांत हमने उनके साथ रखे थे, जिसमें क्या बोला जा रहा था कि एक दूसरे के इंटरनल मुद्दों में हम नहीं घुसेंगे, एक दूसरे के बॉर्डर्स जो है उसकी हम क्या करेंगे? रिस्पेक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे की कंट्री के एरिया को कब्जे में करने की कोशिश नहीं करेंगे। एक दूसरे की सोवरेनिटी, सोवरेनिटी क्या होती है? फ्रीडम टू डिसाइड। एक कंट्री अपने डिसीजंस खुद अगर लेती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सोवरेन कंट्री। अगर एक कंट्री के डिसीजन के ऊपर दूसरे का इन्फ्लुएंस है तो वो कंट्री एक्चुअल में सोवरेन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान ने भर भर के लोन लिया, किससे? चाइना से, डेवलपमेंट करवाने के लिए। अब उस लोन के नीचे दबा हुआ है, तो क्या पाकिस्तान चाइना के खिलाफ जाके कोई एक्शन ले सकता है या फिर उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है? नो। तो वहां पे सोवरेनिटी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। सीधे तौर पे नहीं, लेकिन असीधे तौर पे तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर इन्फ्लुएंस है, राइट। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं ई का मतलब क्या है, लास्ट जो हमारे पास ई बचा, इसका मतलब क्या है? इन्वायरमेंट सिक्योरिटी।
दैट इज अ मेजर मुद्दा। अब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर धावा बोला तो उसमें क्या हुआ? सबसे पहले तो एनवायरनमेंट ही खराब किया आपने, लोगों की जो जान गई है वो तो गई है, क्योंकि एनवायरनमेंट में सिर्फ आपकी ये पेड़ पौधे या अच्छी हवा नहीं आती है, एनवायरनमेंट में हर एक चीज आती है, आपके आसपास जो भी है, चाहे ये बेंचेस हो, चाहे ये पंखे हो, एवरीथिंग, बायोटिक, एबायोटिक, सारे कंपोनेंट्स आएंगे जो भी आपके अराउंड। तो आपके एनवायरनमेंट में हम बोलते हैं ना कि क्लास का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है या अच्छा है, तो उसका मतलब ये हवा पानी तो नहीं होता है, उसका मतलब होता है माहौल कैसा है। तो उसको भी आपने बेहतर करना है, जिसमें क्लाइमेट भी आ जाएगा, पीस भी आ जाएगा, हर एक चीज आ जाएगी, आप बोल सकते हो। ठीक है, ज्यादा सेफ एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करना है। तो इसको याद रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट कि थीम इज सिक्योर, और इसकी फुल फॉर्म क्या है आपको पता होनी चाहिए। आपसे पूछूंगा मैं क्वेश्चंस में, जब इसके क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है, ये पता होना चाहिए कि यू का मतलब क्या है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसी समिट के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हमें देखने को मिली है, जिसमें सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो है वो है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि जो आपकी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है, इसका क्या मोटिव है, कब ये अनाउंस की है, किसकी समिट के दौरान अनाउंस हुई है, क्या ये WTO है, क्या ये ब्रिक्स है, क्या ये एशियान है, क्या ये UN है, या फिर ये SCO है। तो इट इज SCO की 2023 की 23rd वर्चुअल समिट होस्टेड बाय इंडिया। उसके दौरान क्या किया गया? न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अनाउंस की गई। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन किसके बारे में? तो इसमें देखो बहुत सारी चीजें हैं। इसमें बोला जा रहा है कि सारी कंट्रीज एक साथ कोशिश करेंगी किस चीज को काउंटर करने के लिए, किस चीज को कंट्रोल करने के लिए? नंबर 1 टेररिज्म, आतंकवाद जो है उसको आपने कंट्रोल करना है। नंबर 2 सेपरेटिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेररिज्म एंड सेपरेटिज्म ना। सेपरेटिज्म फॉर एग्जांपल खालिस्तानी ग्रुप, दैट इज सेपरेटिस्ट ग्रुप, जो उस एरिया को क्या है, इंडिया से अलग करना चाहते हैं। अभी मणिपुर का इशू चल रहा है, उसमें नागालैंड इंसर्जेंट ग्रुप का लेना देना है, वो क्या है? अगेन सेपरेटिस्ट, वो क्या है? सेपरेटिस्ट। देन एक्सट्रीमिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये खास तौर पे क्या है? सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ जा रहे हैं और एक एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हैं, जिससे क्या है? आम जनता का नुकसान हो रहा है। तो ऐसे ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। देन उसके बाद पेइंग स्पेशल अटेंशन टू प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ रिलीजियस इनटॉलरेंस, ये बहुत बड़ी चीज है। जैसे रिसेंटली अगर आपने न्यूज में सुना होगा तो पाकिस्तान के द्वारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होली सेलिब्रेशन के ऊपर बैन लगाया गया। इसके अलावा बाकी जो हिंदू फेस्टिवल्स हैं उसके ऊपर भी बैन लगाया गया। तो इसका मतलब क्या है? वो दूसरे धर्म के जो कल्चर है उसके लिए इनटॉलरेंट हो रहे। तो वैसा सब इन कंट्रीज ने आपस में नहीं करना है, राइट। देन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अग्रेसिव नेशनलिज्म, एथनिक एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जीनोफोबिया, आइडिया ऑफ फासिज्म एंड चॉविनिज्म। बाकी सब तो आपको पता होगा। फासिज्म क्या होता है? हिटलर के बारे में सुना है? हिटलर क्या था? फासिस्ट लीडर। व्लादिमीर पुतिन की अगर हम बात करते हैं, अगेन फासिस्ट। फासिस्ट मतलब जब पूरी की पूरी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को या फिर पूरी की पूरी कंट्री को एक ही बंदा लीड कर रहा हो और उस बंदे की पॉलिसीज चल रही हो, ना कि पॉलिटिकल पार्टी या कंट्री की पॉलिसी, जैसे हिटलर था। दैट इज फासिज्म। उस चीज को रोकना है। जीनोफोबिया क्या है? जीनोफोबिया का मतलब होता है बाहर की कंट्री के कल्चर के लिए या फिर बाहर की कंट्री की जनता के लिए हेट्रेड होना, राइट। आप बोल सकते हो उनको पसंद ना करना, जैसे कि रिसेंटली पाकिस्तान ने किया कि इंडियन कल्चर को अपने वहां पे बैन करने की कोशिश की, तो अपनी साथ लगती हुई कंट्री के साथ हेट्रेड देखने को मिला। देन आपके पास है चौविनिज्म। चौविनिज्म का मतलब क्या होता है? अपनी कंट्री को बाकी सब कंट्रियों से बेहतर समझना। और ये सबसे बुरी चीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल USSR इतनी लंबी स्ट्रगल में इन्वॉल्व रहा, क्यों? अपनी अपनी आइडियोलॉजीज को सुप्रीम बताना चाहते हैं। यही वॉर थी कि नहीं कैपिटलिज्म सुप्रीम है, वो बोल रहे नहीं नहीं सोशलिज्म सुप्रीम है। तो आपस में सुप्रीमेसी को लेके ही ये युद्ध चल रहा है, और तो कोई यहाँ पे कारण नहीं है। वैसी चीजों को खत्म करना, क्योंकि ये सब खत्म होगा तो वर्ल्ड लेवल पे पीस एंड सिक्योरिटी आप मेंटेन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होगा।
इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, और अगर हम इकोनॉमिकली बात करते हैं, इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। वैसे आज के टाइम पे कोई भी कंट्री अपने आप को प्योर सोशलिस्ट या प्योर कैपिटलिस्ट नहीं बोल सकती है। यूएसए को देख लो, क्योंकि प्योर कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है? प्योर कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि सरकार की 0% इन्वॉल्वमेंट होगी मार्केट में, ट्रेड में। लेकिन ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। अब हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें क्या है, सरकार वैसे यूजुअली इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन जब कुछ एक्सट्रीम आ जाता है तो सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड आया, कोविड के दौरान आपको इन्फ्लेशन देखने को मिली, फूड की इन्फ्लेशन, दवाइयों की इन्फ्लेशन देखने को मिली। वैसे तो सरकार क्या था, सरकार ज्यादा कंट्रोल नहीं करती थी मेडिसिन के प्राइसेस को, लेकिन कोविड के दौरान उन्होंने अपना शिकंजा जो है उसको कस लिया। मतलब प्योर कैपिटलिस्ट तो कोई भी नहीं हो सकता, ना यूएसए है ना एनी कंट्री, और प्योर सोशलिस्ट भी नहीं हो सकता। सोशलिज्म का मतलब होता है कि सारे के सारे रिसोर्सेज के ऊपर जनता का अधिकार होगा। अब रशिया अपने आप को सोशलिस्ट बोल सकता है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए वहां पे अधिकार तो एक पार्टी का चल रहा है और सारी जनता उसको सपोर्ट करेगी, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। सिंपल, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं ज्वाइंट स्टेटमेंट्स दी गई, इन्हीं सब चीजों को जो ऊपर न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है, इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए सभी कंट्रीज ने बोला कि हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर इन्होंने एक स्टेटमेंट पास की है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जैसे इंडिया को देखो, वैसे तो बिफोर कोविड ही डिजिटलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था, बट आफ्टर कोविड हमें एक अलग लेवल का डिजिटलाइजेशन देखने को मिला है। वैसे ही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ पे करनी है, इट इज इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद कुछ नए पिलर्स बताए गए, जिसमें क्या है, जिस स्फीयर में आप बोल सकते हो कॉर्पोरेट ये करेंगे। तो कौन कौन से है? नंबर 1 हमारे पास है स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ पे स्टैंड अप इंडिया स्कीम आई थी, अगर आपको याद हो, इसमें खास तौर पे क्या है, जो नए लगने वाले स्टार्टअप्स है उनको क्या है, सपोर्ट किया जा रहा है। मुद्रा योजना आई, उसमें भी क्या है, SC ST वुमेन, ये जो छोटे छोटे उद्योग लगाते हैं उनको लोन दिया जाएगा सपोर्ट करने के लिए। तो स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर इनोवेशन होगा तो नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी तो आप वर्ल्ड को बेहतर बना सकते हैं। सिंपल चीज ये है। देन ट्रेडिशनल मेडिसिन, अच्छा इसमें आपने एक चीज सुनी होगी, आप मुझे बताना। ट्रेडिशनल मेडिसिन में एक आपको मिनिस्ट्री दिखेगी, आयुष। वैसे तो कैपिटल में है ये आयुष। आयुष का मतलब क्या है? ये कैपिटल में इसकी फुल फॉर्म है। ए का मतलब क्या है? ट्रेडिशनल मेडिसिन के नाम लो, आयुर्वेदा, आयुर्वेदा। वाई का मतलब क्या है? योगा या योग। यू का मतलब क्या है? यूनानी। एस का मतलब क्या है? सिद्धा। एच का मतलब क्या है? होम्योपैथी। होम्योपैथी ये सारी क्या है? देसी दवाइयां, देसी इलाज करने के तरीके। ये क्या? ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑफ इंडिया। ये हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑफ इंडिया, जिसके लिए हमने आयुष मिनिस्ट्री बना रखी है। ऐसी ट्रेडिशनल मेडिसिन आपको हर एक कंट्री में देखने को मिलेंगी, चाइना में भी होंगी, रशिया में भी होंगी, हर जगह होंगी। तो मतलब मॉडर्न मेडिसिन की बजाय इन मेडिसिन को प्रमोट करने की ये बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो हम क्या बोलते हैं कि आयुर्वेदिक इलाज करवा लो, फायदा हो ना हो नुकसान नहीं होगा। तो मतलब क्या है? ऑथेंटिसिटी है, आप ट्रस्ट कर सकते हो इन सब के ऊपर, और हमारा ये ट्रेडिशन है तो ऑटोमेटिकली इसको संभाल के रखना है। सिंपल। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूथ एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट तो हर एक का मुद्दा है। आपने रिसेंटली G20 की मीटिंग्स के बारे में न्यूज में सुना होगा, वहां पे भी Y20 बोल रहे थे। Y20 क्या था? यूथ 20, यूथ ऑफ 20 मेंबर्स ऑफ G20। G20 में क्या है? 19 तो कंट्रीज हैं और एक आपके पास यूरोपियन यूनियन है, राइट। वो जो 20 मेंबर्स है उनके यूथ की प्रोग्रेसिव होने के बारे में ये बात कर रही थी। वो सेम चीज SCO भी कर रहा है, क्योंकि अगर आप आज के टाइम पे देखो, इंडिया में 142 करोड़ पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। वैसे अभी हमारे पास खुद का ऑफिशियल डाटा नहीं, दिस इज अकॉर्डिंग टू UN, अराउंड 142 पॉपुलेशन है। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री बन चुका है कौन? इंडिया। इसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसकी है? यूथ की। इकोनॉमिक ग्रोथ करवानी हो, देश की तरक्की करवानी हो,
कौन पार्टिसिपेट करेगा? यूथ। क्या बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं। क्या बुजुर्ग पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं। बच्चे एंड बुजुर्ग आर डिपेंडेंट पॉपुलेशन। प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन कौन सी होती है? यूथ। और इंडिया में इस टाइम सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में यूथ ही मिलेगा, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डिजिटल इंक्लूजन, इंक्लूजन शब्द जहां पे आ जाए आपने ये चीज याद रखनी है, यहाँ पे बैकवर्ड टू बैकवर्ड पर्सन को हम इंक्लूड करने की बात करेंगे। जैसे आपने एक स्कीम सुनी होगी, जन धन योजना, सुनिए, जन धन योजना, जिसके तहत क्या किया गया? गरीब से गरीब बंदे को भी अकाउंट ओपन करके दिया गया बैंकों में 0 बैलेंस पे। करना क्या चाह रहे थे आप? फाइनेंशियल इंक्लूजन करना चाह रहे थे, मतलब हर एक बंदे को जो आपका ऑफिशियल बैंकिंग सिस्टम है उसमें आप इंक्लूड करना चाहते हैं। पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो नीचे हो डजंट मैटर, नथिंग क्राइटेरिया लाइक दैट। मेरा खुद का अकाउंट है जनधन में 0 बैलेंस वाला। मुद्दा ये था जिसका अकाउंट नहीं है 0 बैलेंस पे अकाउंट ओपन कर दो। ऐसा कुछ नहीं था बीपीएल फैमिलीज का करना है सिर्फ, या ये वो, हर एक का किया गया है जिसका अकाउंट नहीं था। मुद्दा ये था इंक्लूजन इन द बैंकिंग सेक्टर, जो बैंकिंग में इन्वॉल्व नहीं है उसको इन्वॉल्व करो। उसका क्या फायदा हो? हमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देखने को मिला। मनरेगा के वर्कर्स हैं, तनख्वाह कहां पे आती है? सीधा अकाउंट में। पेंशन है कहां पे आती है? सीधा अकाउंट में। दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सरकार के खाते से सीधा आपके खाते में। सिंपल। वो तो तभी हो पाएगा जब आप बैंकिंग में होगे। तो यहाँ पे डिजिटल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं कि चाहे रूरल एरियाज हो, चाहे अर्बन एरियाज हो, चाहे वुमेन हो, चाहे मैन हो, चाहे चाइल्ड हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर एक को आपने ऐड करना, हर एक को इंक्लूड करना है डिजिटलाइजेशन में। तभी तो हमारी यहाँ पे कितनी सारी स्कीम्स है, जैसे जैसे न्यूज में आएंगे हम उसको डिस्कस करते जाएंगे, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि बुद्धिज्म जो है उसका कल्चर इन कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा। तो वो एक ऐसा कल्चर है जो इन सबको कनेक्ट करता है। हिंदू कल्चर इनको कनेक्ट नहीं कर सकता, चाइनीज कल्चर कनेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन बुद्धिस्ट करता है, क्योंकि इन सभी कंट्रीज में देखने को मिलता है। सिंपल। देन इंडिया ने इसी समिट के दौरान ये अनाउंस किया कि इंडिया ज्वाइन नहीं करेगा किसको? आपके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। ये कोई नया तो है नहीं, बड़े टाइम से चल रहा है, बड़े सालों से। इसमें क्या है, चाइना से एक सिल्क रोड जाया करता था, कहां? यूरोप में। आप लोगों ने अभी एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट की, उसमें भी आप पढ़ोगे कि चाइना से सिल्क रोड जाता था यूरोप में। जो चाइना मतलब ईस्ट एशिया, यूरेशिया, यूरोप, इन सबको कनेक्ट करता था। अभी वैसा ही कुछ आपका चाइना ने दोबारा से स्टार्ट किया, जिसमें क्या है, एशिया, यूरेशिया, अफ्रीका, वेस्ट एशिया एंड यूरोप, इन सबको कनेक्ट कर दिया जाएगा बाय रोड, बाय रेलवे, बाय एयरवेज एंड बाय वाटरवेज, हर तरीके से, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। इसको इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है, बाकी एससीओ कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेटर आपके पास कुछ 2-4 बातें बताई गई जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बोली गई थी, वही ऊपर वाला जो चीज है उसको समराइज किया गया, सिंपल। तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद एक बॉडी और है जो बड़ी न्यूज में चलती है इसके साथ, दैट इज रैट्स। रैट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ऐसी चीजों के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। रैट्स की अगर हम बात करते हैं, इट इज रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। रैट्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, एससीओ की एक ऐसी बॉडी है जो टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहां पे मिलेंगे? तशकंत में। तशकंत आपको कहां पे मिलेगा? उज्बेकिस्तान, राइट। सो इट इज इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें 2004 में इस बॉडी को बनाया गया था, मतलब बिफोर ज्वाइनिंग इंडिया एंड पाकिस्तान, उससे पहले की बात है। इंडिया पाकिस्तान ने तो बाद में ज्वाइन किया है, जो पहले 6 मेंबर कंट्रीज थी उन्होंने मिलकर बनाया था रैट्स को, टेररिज्म को कर्व करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। इट इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए।
अगर हम बात करें ये परमानेंट बॉडी है एससीओ की। परमानेंट बॉडी का मतलब क्या होता है कि ये हमेशा सरवाइव करेगी, ऐसा नहीं किसी टेम्परेरी इशू के लिए आपने इसको बनाया और बाद में खत्म हो गई। तो मतलब एससीओ हर टाइम, हर दिन, हर मीटिंग में टेररिज्म को खत्म करने की बात करेगा। और अभी हमने देखा 2023 वाली मीटिंग में भी की गई। वहां पे वो जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है, एक्सट्रीमिस्ट, टेररिस्ट, इन सबको कंट्रोल करने में मदद कौन करेगा? रैट्स। सभी कंट्रीज को कोऑर्डिनेट करने में मदद कौन करेगा? रैट्स। किसके अगेंस्ट कोऑर्डिनेट करना है? इन्हीं सब एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज के खिलाफ। सिंपल। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्या क्या फंक्शंस है मेजरली जो रैट्स आपका है वो परफॉर्म करता है। नंबर 1, मेंटेनिंग वर्किंग रिलेशंस। वर्किंग रिलेशन का मतलब क्या है कि मान लो ये सारी कंट्रीज क्या टेररिज्म के खिलाफ वर्क कर रही हैं, वहां पे किसी भी तरीके की कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई हेल्प चाहिए, वो कौन करेगा? वो करके देगा आपको रैट्स। इसी तरीके से क्या है? असिस्टेंट इन इंटरेक्शन, इन सभी कंट्रीज को आपस में इंटरेक्ट करने में मदद करेगा। ज्वाइंट ड्राफ्टिंग, ज्वाइंट ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है? जैसे कि एक लीगल डॉक्यूमेंट आपने पास करना है, लीगल नोटिस जारी करना है एससीओ ने, किसके खिलाफ? टेररिस्ट के खिलाफ, इन सभी कंट्रीज में, इस रीजन में, तो वो भी यही करेगा। देन गैदरिंग एंड एनालिसिस, सारी रिपोर्ट्स, सारा डाटा सब कौन उठा के आपको देगा? रैट्स। मेजर काम ही है किसके रिलेटेड? टेररिज्म के रिलेटेड। देन उसके बाद ज्वाइंट फॉर्मेशन, तो यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे जो भी चैलेंजेस है, जो भी थ्रेट्स हैं, उन सबके खिलाफ एकजुट होकर काम करेंगे। देन प्रिपरेशन एंड होल्डिंग, जितनी भी वर्कशॉप्स हैं, जितनी भी मीटिंग्स हैं अगेंस्ट टेररिज्म, सब रैट्स ही कंडक्ट करवाता है। और यहाँ पे एक अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे पास दी गई है जिसको आप क्या मेंस के आंसर्स में एनरिच करने के लिए यूज कर सकते हो, कि 2011 से लेके 2015 के बीच में अप्रोक्सीमेटली 20 टेररिस्ट अटैक्स को प्रिवेंट किया जा चुका है। अगर रैट्स ना होता तो वो टेररिस्ट अटैक कंडक्ट होने थे, लेकिन उनको होने से बचा लिया किसने? इस ऑर्गेनाइजेशन ने। इस ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स की वजह से आप बोल सकते हो। तो मतलब इसकी इंपॉर्टेंस तो अच्छी खासी हमारे पास है। तो अगर कहीं पे आ जाए कि, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा यही होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, करंट अफेयर में जो भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन इज ऑल अबाउट करंट अफेयर, नथिंग एल्स। इसमें पूछा जाता है कि एससीओ की क्या इंपॉर्टेंस है फॉर इंडिया, बताओ। उसमें बताओ ये सारी चीजें, क्योंकि टेररिस्ट जो अटैक्स हैं खास तौर पे इंडिया ही खतरे में है ना, क्योंकि इंडिया के आसपास ही टेररिज्म सारा जो है वो पनप रहा है। सिंपल सी बात है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक के बारे में, दैट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट लाइक एससीओ, दैट इज योर क्वेड। तो एससीओ से काफी ज्यादा डिफरेंट है ये क्वेड की अगर हम बात करते हैं। क्या? SCO is a different thing. That is a declaration. That is a organization. SCO की मीटिंग के दौरान एक डेक्लरेशन, डेक्लरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आपने एग्रीमेंट्स सुने होंगे कि यूएन ने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया, यूएन की बॉडीज ने, जितनी भी मेंबर कंट्रीज है उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया, ये ट्रीटी साइन की, ये डेक्लरेशन है, डिक्लेयर किया कि इस चीज के लिए हम लोग वर्क करेंगे। एससीओ को डिक्लेयर कर रहा है, ध्यान से देखो, 2023 की समिट एससीओ, और दिल्ली ने कंडक्ट की है, मतलब इंडिया ने वो होस्ट किए, तो ऑटोमेटिकली उसका नाम है दिल्ली डेक्लेरेशन। यही अगर चाइना ने की होती तो उनकी जहां पे होना था वहां पे उसका नाम मान लो बीजिंग में होता तो बीजिंग डेक्लेरेशन हो जाना था। बॉन्ड चैलेंज के बारे में आपने सुना होगा, तो ये चीज है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक जस्ट डेक्लेरेशन है आप बोल सकते हो, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव बताया गया है। क्वेड मतलब क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? जिसके 4 कॉर्नर हो। सिंपल। यहां पे 4 कॉर्नर कौन कौन है? यूएसए, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। यूएसए, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया बन गया क्वाड्रिलेटरल, 4 कंट्रीज। अब ये है कहां कहां पे? क्योंकि क्वेड का मेजर मुद्दा है इंडो पैसिफिक रीजन को क्या करना? प्रोटेक्ट करना। अब इंडो पैसिफिक है क्या? अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें इस तरीके से, आपको इंडिया देखने को मिलेगा। इंडिया से अगर आप इस तरफ जाओगे तो आपको ये कंट्रीज देखने को मिलेंगी यहाँ पे। देन यहां पे आपको मिलेगा अफ्रीका, दिस इज अफ्रीका, दिस इज वेस्ट एशिया,
अरेबियन पेनिनसुला जिसको बोलते हैं, ये हमारा पूरे का पूरा क्या है, एशिया हो गया, ये हमारा अफ्रीका हो। देन एशिया किस तरफ अगर हम बात करते हैं इस तरीके से, तो बहुत सारी कंट्रीज आपको इधर देखने को मिलेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना है, और यहाँ पे आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी दैट इज योर जापान, है ना। देन यहाँ पे भी आपको साउथ ईस्ट कंट्रीज कुछ देखने को मिलेगी, फिलीपाइंस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, न्यू गिनी हो गया, ये सारी कंट्रीज देखने को मिलेंगी। देन नीचे की तरफ आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो क्या है, कॉन्टिनेंट। देन इस तरफ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से नॉर्थ अमेरिका, जिसमें कंट्री आती है यूएसए, नॉर्थ अमेरिका। इसके नीचे आपको कंट्री देखने को मिलेगा कॉन्टिनेंट दैट इज साउथ अमेरिका। यही है वर्ल्ड का मैप जिसको हमने टारगेट करना है। ये कौन सा ओशन है, इट इज इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। ये कौन सा है, पैसिफिक ओशन, दैट इज योर पैसिफिक ओशन। अब इंडो पैसिफिक एरिया कौन सा है, दिस इज इंडो पैसिफिक, जो यहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं। दिस इज इंडो पैसिफिक, जिसमें क्या है, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन का रीजन आ जाता है। इंडो पैसिफिक में बहुत सारी कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं, एशियन कंट्रीज भी हैं, ऑस्ट्रेलिया और उसके साथ लगती कंट्रीज भी हैं, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका भी है। तो इन सब की कोऑर्डिनेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कंट्री है जो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही है, दैट इज योर चाइना। चाइना की अगर हम बात करते हैं तो चाइना के नीचे आपको ना बहुत सारी कंट्रीज देखने को मिलेंगी इस तरफ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाऊं, वियतनाम है, कंबोडिया है, लाओस है, थाईलैंड है, म्यांमार है, ये सारी कंट्रीज है इंडिया के साउथ ईस्ट में। ये वियतनाम हो गया, सामने आपको फिलीपीन देखने को मिलेगा, नीचे आपको मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारी कंट्रीज, ब्रूनी, ये सब देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, दिस इज कॉल्ड साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी। इस साउथ चाइना सी में बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिसको लेके चाइना का इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। अब कॉन्फ्लिक्ट है तो ऑटोमेटिकली क्या है, डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। देन इसके अलावा चाइना क्या कर रहा है, बहुत सारे रूट्स यहाँ पे डेवलप कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना से सीधा मैरीटाइम रूट आपको मिल जाएगा म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका। देन श्रीलंका से सीधा अफ्रीका, अफ्रीका से रेड सी से होते हुए यूरोप। देन इसके अलावा पाकिस्तान का गवाधार पोर्ट, गवाधार पोर्ट सुने ना, यहाँ पे गवाधार है, इधर ईरान का चाबहार पोर्ट है, चाबहार इंडिया के पास, गवाधार चाइना के पास। तो हम बोलते हैं ना कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी ऑफ चाइना, जिसके तहत क्या है, चाइना इंडिया को चारों तरफ से घेर रहा है। रिसेंटली ये म्यांमार के जो कोको आइलैंड्स है वो न्यूज में चल रहे थे, जहां पे मिलिट्री बेस क्या है, चाइना के द्वारा बनाया गया। बांग्लादेश में भी प्रेजेंट है, श्रीलंका में भी प्रेजेंट है, सामने इधर भी प्रेजेंट है, अफ्रीका में भी, देन इधर पाकिस्तान में भी प्रेजेंट है। तो इंडिया को एक तरीके से चारों तरफ से तो घेर रखा है। अब क्या किया गया, यूएसए, देन जापान, देन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इन सब के सबने मिलके क्या किया, एक बनाया क्वाड्रिलेटरल, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, चार कॉर्नर्स, यूएसए, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। किसको कर्व करने के लिए, चाइना की जो बढ़ती हुई पावर है उसको कंट्रोल करने के लिए। अब इंडिया क्वाड में इतना क्यों इन्वॉल्व होता है, कल को मान लो जिस तरीके से इंडिया को घेर रखा है, अगर इंडिया के ऊपर कोई भी इंसर्जेंसी, कोई भी अटैक चाइना के द्वारा किया जाता है, तो इन सभी कंट्री से मदद मांग सकते हो आप, और ये कंट्रीज बहुत अच्छे तरीके से चाइना को कर्व कर सकती है इंडिया की हेल्प करके, सिंपल। तो दिस इज द क्वाड्रिलेटरल एंड दिस इज द इंडो पैसिफिक रीजन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, पता होना चाहिए व्हाट इज इंडो पैसिफिक। और इंडो पैसिफिक हॉट टॉपिक है, कारण क्या है, दो ओशंस हैं
और वर्ल्ड का मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड इन्हीं ओशंस में से क्रॉस करता है। जितने भी, अगर आप कभी भी मैप देखोगे ना कि ओशन रूट का मैप देखना, सबसे ज्यादा ओशन रूट कहां पे मिलेंगे? इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, सबसे ज्यादा। और यहीं पे हमें सिक्योरिटी चाहिए, सिंपल सी बात है, एंड पीस भी चाहिए अगर अच्छा ट्रेड आप करवाना चाहते हो। तो यही बेसिक पर्पस है क्वेड को बनाने का। तो इसमें 4 डेमोक्रेसीज है, जिसमें आपके पास इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान है। अगर हम इसकी बात करें, सिंपल एक ही ऑब्जेक्टिव है, फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन। फ्री, ओपन, प्रॉस्पेरस। फ्री का मतलब क्या है? किसी के इन्फ्लुएंस से फ्री हो, किसी एक कंट्री के इन्फ्लुएंस से फ्री हो, राइट। देन उसके बाद ओपन का मतलब क्या है? सबके लिए ओपन हो, ट्रेड रूट्स ओपन हो, कहीं पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। देन प्रॉस्पेरस मतलब जो तरक्की करता हुआ इंडो पैसिफिक है। जब ये पहली 2 चीजें हो जाएंगी, तीसरा तो ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा वहां पे, तो इट इज इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है, क्वेड की हिस्ट्री क्या है। 2004 में एक सुनामी आई थी, अगर आपको याद हो, जिस सुनामी में क्या है, इंडिया का जो ग्रेट निकोबार का एरिया है, इंडिया में अगर हम बात करें, यहाँ पे ना इंडिया के आपको कुछ आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। साउथ ईस्ट में अगर इंडिया से जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? अंडमान, नीचे निकोबार। निकोबार में सबसे साउथ वाला जो है दैट इज ग्रेट निकोबार, उसमें एक पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, आपने सुना होगा, जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे साउथ में जो पॉइंट इंडिया के दैट इज इंदिरा पॉइंट। आज के टाइम पे वो पानी में डूबा हुआ है, समुद्र में डूबा हुआ है। क्यों डूबा हुआ है? जो 2004 में सुनामी आई थी उस दौरान वो डूबा है। उस टाइम पे एक एक्सरसाइज करवाई गई, मालाबार एक्सरसाइज, खास तौर पे इस ओशन में अवेयरनेस फैलाने के लिए, इस ओशन की सिक्योरिटी के लिए। उस एक्सरसाइज में ज्वाइन किया किसने? यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ने। 2004 से स्टार्ट हुआ। 2007 में जो आपके जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे थे, उन्होंने बोला कि क्यों ना हम चारों मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, एक इंटर गवर्नमेंट बॉडी बनाएं। तो वहां पे इसकी बात हुई 2007 में क्वेड को बनाने की, बट वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया 2008 में। क्यों मना कर दिया? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे ट्रेड रिलेशंस है चाइना के साथ, चाइना का इन्फ्लुएंस उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया पे बहुत ज्यादा था। तो चाइना के अगेंस्ट कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन करता है तो ऑटोमेटिकली चाइना के साथ उनके रिलेशन खराब हो जाएंगे। तो उस टाइम की ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया, बट लेटर ऑन क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने धीरे धीरे इस चीज के लिए जो इच्छा है वो जताई, और 2017 में जाके फाइनली क्या है, ये जो क्वेड है इसकी फॉर्मेशन होती है। तो कोई बहुत पुराना नहीं है, बहुत रिसेंट है। ऑफिशियली क्वेड कब बना है? 2017 में। तो ये आपको पता होना चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है क्वेड का, तो अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें, सबसे पहले है कि चाइना को काउंटर करना है, चाइना के मिलिट्री राइज को आपने रोकना है। बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है, यूएसए भी यही चाहता है, ऑस्ट्रेलिया भी यही चाहता है, जापान भी यही चाहता है, इंडिया भी यही चाहता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट। देन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फॉर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक को चाइना के प्रभाव से फ्री करना है, किसी और कंट्री के प्रभाव से भी फ्री करना है, मतलब फ्री एंड ओपन रखना है इसको। देन इंडिया एज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। अब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे आसपास जितनी भी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, चाहे वो मालदीव्स हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो सिंगापुर हो, हर एक के साथ आपको हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस देखने को मिल जाएंगी, आर्मी की एक्सरसाइज, एयरफोर्स की एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी। तो वो कोऑपरेशन हम क्यों करते हैं कि कल को अगर उनकी मदद करनी पड़ गई तो हमारी मिलिट्री आर्मी वहां पे जाके उनकी मदद कर पाए। सिंपल चीज ये है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि सिंगापुर के ऊपर किसी का अटैक हो गया, सिंगापुर के साथ हमारी एक एक्सरसाइज है, यहां तक मुझे याद है, बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र एक आर्मी की एक्सरसाइज है जो सिंगापुर के साथ हमारी होती है। उसमें क्या होता है, उनकी आर्मी आती है, हमारी आर्मी आती है, दोनों आपस में अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करते हैं, अपने वर्किंग स्टाइल को शेयर करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, मतलब इंट्रोड्यूस होते हैं एक दूसरे से।
तो कल को अगर इंडिया को हेल्प करनी पड़ जाती है सिंगापुर की, तो वहां पे जब हमारी आर्मी जाएगी, वो एक दूसरे को जानते हैं पहले से, एक दूसरे के वर्किंग स्टाइल को पहचानते हैं, तो उनके लिए एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना इजी हो जाएगा। वो तो इंडिया का बहुत बड़ा मुद्दा है, सिंपल से अगर हम बात करें, वो भी ये प्रमोट करेगा। देन मल्टीपोलर वर्ल्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ पे कोल्ड वॉर के दौरान क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वॉज बाइपोलर, यूएसएसआर एंड यूएसए। आज क्या हो रहा है, चाइना जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, कल को ये हो सकता है कि वर्ल्ड बिकम्स यूनिपोलर। यूनिपोलर मतलब एक ही कंट्री पूरे वर्ल्ड के ऊपर डोमिनेट कर रही है, वो हमने नहीं करने देना, क्योंकि इससे क्या होगा, बाकी सारे डोमिनेट होंगे, तो ना तो वर्ल्ड लेवल पे डेमोक्रेसी प्रमोट होगी, ना फ्री वर्ल्ड प्रमोट होगा, ना पीस प्रमोट होगा, ना सिक्योरिटी प्रमोट होगी। मल्टीपोलर मतलब क्या है, एक से ज्यादा पावर्स होनी चाहिए, और बेसिक मुद्दा क्या है, हर एक कंट्री का अपना अपना पावर होना चाहिए, ठीक है, कोई भी अप या डाउन वो चीज नहीं होनी चाहिए। देन पोस्ट कोविड डिप्लोमेसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पोस्ट कोविड की अगर हम बात करते हैं, कोविड के दौरान सभी कंट्री ने ये रियलाइज किया कि चाइना तो ट्रेड में बहुत बड़ा डोमिनेंट बन चुका है। अगर आपको याद हो, आत्मनिर्भर भारत कब आया, 2020 में। 2020 में इंडिया ने बोला कि हर एक चीज में जितना हो सकता है उतना क्या सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ। पहले क्या था, मेडिसिन बनाने के लिए जो बेसिक आप बोल सकते हो इंग्रेडिएंट होता है, वो भी कहां से आता था, चाइना से। अब ड्यूरिंग कोविड क्या है, वो चीज शट होगी और मेडिसिन की क्या है, कमी हमें यहाँ पे देखने को मिली। अब ऐसा एपिडेमिक पेंडेमिक तो आगे भी आ सकता है, अगर इस तरीके से डिपेंड हो जाएंगे तो गड़बड़ है। तो इन सभी कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि वर्ल्ड को चाइना की ट्रेड डोमिनेंस से फ्री करना है। ये ऐसा ना हो कि सारी दुनिया चाइना के ऊपर डिपेंड है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे एक बात बताओ, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे एडिडास है ना, नाइक है, या फिर एप्पल है, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज को बिलोंग करते हैं, लाइक यूएसए हो गया या जापान के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन इनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती है, चाइना में। या फिर ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में आजकल हो रही है, चाइना में पहले इतनी ज्यादा क्यों मैन्युफैक्चरिंग थी, क्योंकि चाइना में जो लेबर है वो सस्ती है, क्योंकि जनता ज्यादा है, काम मिलता नहीं है, कम रुपीस पे भी अगर आप दोगे, मतलब कम पैसे पे भी काम दोगे तो वो करने के लिए तैयार है। अब वो सिनेरियो इंडिया में आ चुका है, इंडिया में भी यही चीज है, इंडिया में लेबर सस्ती है। अगर आप कनाडा में लोग जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में लोग जाते हैं, यूएसए में जाते हैं, वहां पे बोलते हैं कि हम तो उधर जाएंगे, अगर दिहाड़ी करनी है इंडिया में क्यों करनी, वहां जाके करते हैं, क्यों, क्योंकि लेबर इज महंगी। इंडिया में क्या है, सस्ती है, लेबर वर्क के लिए पैसा बहुत कम मिलता है, क्योंकि जनता बहुत है, तुम नहीं करोगे कोई और कर देगा। तो मतलब ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स है अपनी मैन्युफैक्चरिंग उन कंट्री से करवाते हैं जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है, लेबर सस्ती होती है, तो इसीलिए चाइना के ऊपर सारा वर्ल्ड डिपेंडेंट हो चुका था। अब इंडिया अगर चाहे तो वो सब कुछ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि चाइना में बुजुर्गों की पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, इंडिया में यंगस्टर्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, जापान में बुजुर्गों की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो मतलब इंडिया के पास एक अच्छा मौका है इसके रिलेटेड अगर हम देखें तो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधा कि इंडिया में पॉपुलेशन राइज हमें देखने को मिला है, इसकी क्या क्या इंप्लीकेशंस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या नेगेटिव हो सकते हैं, तो वहां पे बेनिफिट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना, जो मेरा मानना है। कारण क्या है, क्योंकि देखो पॉपुलेशन राइज हो रहा है तो आप क्या बोलोगे कि वन चाइल्ड पॉलिसी ले आओ, वो तो बहुत गड़बड़ है, उसकी गड़बड़ हमने चाइना में देख तो ली। वन चाइल्ड पॉलिसी 1960s वाले डेकेड में ये लेके आए, और आज रिजल्ट क्या है, बुजुर्गों की पॉपुलेशन ज्यादा हो चुकी है, कैसे प्रोग्रेस करेंगे, वो तो उनकी किस्मत अच्छी की पहले पहले ही कर गए, राइट। अभी इंडिया में अगर आप ये चीज कर लोगे, हम तो प्रोग्रेसिव है, अभी हम तो डेवलपिंग है, डेवलप्ड हुए नहीं है, हमें तो चाहिए यूथ सबसे ज्यादा, सिंपल चीज है, राइट। नेक्स्ट चैलेंजेस क्या क्या हैं जो हमें क्वेड में देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले देखो लैक ऑफ डेफिनेटिव स्ट्रक्चर। अब मैंने आपको बताया कि जो एससीओ है उसके हेडक्वार्टर्स हैं, एससीओ के बताए ना हेडक्वार्टर्स बीजिंग में, देन रैट्स के मैंने बताए तशकंत में आपको देखने को मिलेंगे, उज्बेकिस्तान में। देन मैंने आपको बताया कि जो सेक्रेटेरिएट है वो भी कहां पे, एससीओ का बीजिंग में।
उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, हेडक्वार्टर्स है। क्वेड का कुछ भी नहीं है। क्वेड जो है एक ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये नॉन ऑफिशियल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इन 4 फ्रेंड कंट्रीज ने आपस में मिलकर इस ग्रुप को बना लिया है, लेकिन ऑफिशियली इसको कहीं पे आप बोल सकते हो लिखा नहीं गया। जैसे एससीओ है, उसमें आपके पास एससीओ का चार्टर है। एससीओ का चार्टर मतलब वो डॉक्यूमेंट जो उसको बनाने की बात करता है, जिसमें उसके रूल्स रेगुलेशन सब कुछ मेंशन किया गया। क्वेड का ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल एक तो होता है जैसे कि प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ना, प्रेशर ग्रुप्स। पॉलिटिकल पार्टी आपको रजिस्टर करनी पड़ेगी, प्रेशर ग्रुप तो रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती ना। दोनों में डिफरेंस क्या है? पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कल को जाके पावर को अटेन करना। प्रेशर ग्रुप का मुद्दा क्या होता है? सरकार के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करना। उसके लिए आपको ऐसा कुछ नहीं कि आपने ये सोसाइटी बनाई है सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, या कुछ आप कर भी सकते हो। बिना रजिस्ट्रेशन भी वो हो सकता है, अनऑफिशियल भी वो हो सकता है कि जनता को इकट्ठा कर लिया किसी ने। वही चीज है यहाँ पे, ये 4 कंट्रीज अनऑफिशियली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, ये क्वेड जो है। तो इसके कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली दिक्कतें आएंगी। कोई इसका सेक्रेटेरिएट, कोई इसके हेडक्वार्टर, कुछ भी नहीं है, तो वर्किंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। मैंने आपको बताया एससीओ की सारी वर्किंग कौन देखता है? सेक्रेटेरिएट, दैट इज इन बीजिंग। इसका है ही नहीं कहीं पे, तो ऑटोमेटिकली वर्किंग में डिलेज आपको देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिफिकल्टी इन एड्रेसिंग चाइनाज कंसर्न्स। एसईओ क्या है? सीधा सीधा सॉरी, जो आपका क्वेड जो है सीधा सीधा कभी नहीं बोलेगा कि हमने चाइना को कंट्रोल करना है। सीधे तौर पे बोलेंगे हमने इंडो पैसिफिक को सिक्योर करना है, सीधा नहीं बोलेंगे चाइना को कंट्रोल करना है। और चाइना यही तो इल्जाम लगाता है कि ये जो इन 4 कंट्रीज ने ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, चाइना के खिलाफ बनाई, और ये गलत है। ये गलत है, आप किसी एक कंट्री के खिलाफ कोई ऑर्गेनाइजेशन आप इस तरीके से बना रहे हो। ये ऑफिशियली कभी नहीं बोलते कि हमने चाइना को कर्व करना है। एक अनऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो इनडायरेक्टली क्या ऑब्जेक्टिव रखती है? चाइना को कंट्रोल करना। सिंपल, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा डिफिकल्टी है। देन इम्बैलेंस्ड कोऑपरेशन। इम्बैलेंस्ड कोऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो इन 4 मेंबर कंट्रीज में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। क्या आप इंडिया और यूएसए दोनों को इक्वल कंट्रीज मान सकते हो? नहीं। वहां की डेवलपमेंट और यहाँ की डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वहां पे टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज और यहाँ की टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये कभी भी एक स्टेज पे इनका आना इज वेरी डिफिकल्ट। एक जैसे लोग, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसको अपना दोस्त बनाते हो? जो आपके जैसा हो। ये चीज होती ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक मीडियोकर फैमिली का बच्चा है, वो कभी भी बहुत अमीर फैमिली के बच्चे को अपना दोस्त नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके साथ मेरी सोच नहीं रलेगी, मेरी सोच रलेगी मेरे जैसे बंदे के साथ। वही डिफरेंस यहाँ पे भी तो हमें दिखेगा। कंट्रीज में भी तो वो है। इंडिया का ऑब्जेक्टिव अभी डेवलप होना है, वो डेवलप्ड है। उनको इन्वायरमेंट खराब होने से कोई चक्कर नहीं है, इनको बहुत सारा है, हमें बहुत सारा चक्कर है उस चीज के ऊपर। उनको तो वो तो बोलते हैं क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज ही नहीं है। यूएसए बोलता है देयर इज नथिंग लाइक क्लाइमेट चेंज, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये तो चाइना जैसी कंट्रीज ने बना रखा है सब, ऐसा कुछ है ही नहीं। और हमने कोई पोल्यूशन नहीं किया है, वो तो ऐसी चीजें बोलते हैं। और इंडिया क्या बोलता है कि देयर इज क्लाइमेट चेंज, और उसको कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर यूएसए बोलेगा कि क्लाइमेट चेंज हो गया, सबसे बड़ा इल्जाम किसके ऊपर लगेगा? किसने किया है? यूएसए। तो वो कभी नहीं इस बात को मानेंगे, राइट? तो वो चीजें हैं। देन लैक ऑफ कोहेरेंट एक्शंस। अब यहाँ पे कुछ खास एक्शंस जो है वो नहीं लिए जा पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टिल ऑस्ट्रेलिया चाइना के बीच में अच्छे रिलेशन है, चाइना जापान के बीच में रिलेशंस है, चाइना इंडिया बॉर्डर शेयर करते हैं और भर भर के ट्रेड शेयर करते हैं। चाइना के साथ इंडिया का बहुत सारा ट्रेड है, और ट्रेड इम्बैलेंस है। चाइना से इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, चाइना को एक्सपोर्ट कम करते हैं, मतलब चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ज्यादा है। ऑटोमेटिकली डायरेक्ट एक्शन लेना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि नुकसान सबका होगा फिर उसमें, राइट? तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। देन रिसेंट जो हमारे पास क्वेड की 2023 की समिट जो कि टोक्यो जापान में हुई है, उसमें हमें क्या क्या देखने को मिला है? तो यहाँ पे 6 अनाउंसमेंट्स या फिर आप बोल सकते हो 6 इनिशिएटिव्स हैं जो क्वेड के द्वारा लिए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन कौन से हैं? नंबर 1,
क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन इनिशिएटिव। सप्लाई चेन क्या होता है? सप्लाई चेन क्या होता है? ट्रेड करना। सर ट्रेड से रिलेटेड होगा। ट्रेड से रिलेटेड जैसे कि जैसे सर एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट करना। अच्छा, और उसमें सेट करना। अच्छा, और मुझे एक एग्जांपल दो। जैसे फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है ना, ये कोई बहुत ही पॉश गाड़ी आप बोल सकते हो। उसके क्या है, जो टायर है वो मान लो वियतनाम में बन रहे हैं। उसका जो गियर केस है वो मान लो चाइना में बन रहा है। उसकी जो सीट्स है वो मान लो इंडिया में बन रही है। तो मतलब क्या है, उस एक चीज को बनाने के लिए एक लंबी चेन यहां पे आपको देखने को मिलेगी कंट्रीज की। पहले बनाने में, फिर उसको क्या है, एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट करना, वहां से आगे एक्सपोर्ट करना, वहां से आगे एक्सपोर्ट करना, फाइनल प्रोडक्ट बना के उसको आगे इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाना। तो अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में जो भी चीज बिकती है, तो उसमें कोई एक स्टेप नहीं है आपके पास, बहुत सारे स्टेप्स हैं जो वो चीज क्रॉस करके आती है, और उन सभी स्टेप्स को एक साथ बोल देते हैं सप्लाई चेन ऑफ दैट प्रोडक्ट। सप्लाई चेन ऑफ दैट प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल है, यूएस से बनता कहां पे है, चाइना में, चाइना से आगे इंडिया में, तो एक चेन बन गई आपके पास। अब ये तो मैंने मेजर बता दिया, यूएस से चाइना, अब उसमें भी अलग अलग होंगे, वो कंपोनेंट वहां पे बना, वो उधर बना, उस कंट्री उस सिटी में बना, वो दूसरी सिटी में बना, फाइनल उसको कंपाइल कहीं और पे किया गया, देन उसको वियतनाम में भेजा गया, वियतनाम से आगे वो बांग्लादेश पहुंचा, बांग्लादेश से आगे वो इंडिया पहुंचा। ऐसे सीधा उड़ के तो आएगा नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली क्या होते हैं, जो ओशन आपके रूट्स हैं उनको यूज किया जाता है, क्योंकि बाय एयर इतने लार्ज अमाउंट को ट्रांसपोर्ट करना, इतने लार्ज क्वांटिटी को ट्रांसपोर्ट करना इज वेरी टफ, है ना, वेरी एक्सपेंसिव एज वेल आप बोल सकते हो। तो वहां पे आप ओशन रूट्स को इस्तेमाल करते हो, तो बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले तो क्लीन एनर्जी की जो सप्लाई चेन है उसके लिए कुछ करना है। क्लीन एनर्जी मतलब सोलर पैनल्स। सोलर पैनल की बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी आपको कहां पे मिल जाएगी, चाइना में। इंडिया भी सोलर पैनल के लिए चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो सोलर पैनल आपको मिलते हैं वो सस्ते हैं, इंडिया बना सकता है लेकिन वो महंगे बनते हैं, राइट, ये चीज है ना। फॉर एग्जांपल लिथियम जो है रिसेंटली वो आपको जम्मू एंड कश्मीर में मिला, इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि लिथियम की बैटरीज का आप इस्तेमाल करोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। हमारे पास लिथियम के बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं, तो अगर हमें यहाँ पे वो मिल रहा है तो वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमें बाहर की कंट्रीज के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो सोलर पैनल की जो टेक्नोलॉजी है, ये 4 कंट्रीज आपस में मिलके क्या है, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहती है कि अगर इंडिया में सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी चाइना से आ रही है तो वो जापान सपोर्ट कर दे, ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट कर दे, या फिर यूएसए सपोर्ट कर दे उस टेक्नोलॉजी के लिए। अब इसके अलावा अगर आपने रिसेंटली न्यूज पढ़ते हो तो उसमें ये भी सुना होगा, कुछ महीने पहले की बात है, कि यूएसए ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है किसको, ऑस्ट्रेलिया को, फॉर मिलिट्री इक्विपमेंट्स। ऑस्ट्रेलिया, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया तो बाद में आया, राइट। देन आपने एक ये सुना होगा कि जापान इंडिया के 1000 इंजीनियर्स को ट्रेन कर रहा है फॉर इंडिया की बुलेट ट्रेन। ये क्या है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वन कंट्री टू अनदर कंट्री। अब एक बार इंडिया के 1000 इंजीनियर वहां से सीख के आगे दोबारा थोड़ी ना सीखने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी बस, उसके बाद क्या अपने आप बनाते रहेंगे, सिंपल चीज है। तो इन सब चीजों को सपोर्ट करना है। देन क्वेड इंफ्रास्ट्रक्चर फेलोशिप प्रोग्राम, इसमें क्या है, ये सारी कंट्रीज अलग अलग तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी हो सकती है, वो रेलवे, रोडवेज, आपने सुना होगा इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको जापान फंडिंग दे रहा है, जापान से बहुत सारी फंडिंग आती है हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वैसी सपोर्ट।
देन क्वेड के द्वारा, इन 4 कंट्रीज के द्वारा। देन पार्टनरशिप फॉर द केबल कनेक्टिविटी एंड रेसिलियंस। केबल कनेक्टिविटी मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां से कोई मैसेज भेजते हो यूएसए में, आपके पास 2 रूट्स होते हैं, ठीक ठाक डाटा है तो आप सैटेलाइट से कर लेते हो। देन आपके पास केबल्स भी डाली हुई हैं जो क्या है, अंडर द वाटर जाती हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, कनेक्शंस प्रोवाइड करने के लिए। हाँ, ऑप्टिक फाइबर्स जिसको हम बोलते हैं। तो उस कनेक्टिविटी की ये बात कर रहे हैं कि ये इंडो पैसिफिक में उसको फैलाना है, आप बोल सकते हो, राइट। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेड सपोर्ट फॉर अ स्मॉल स्केल ऑरेन। ऑरेन क्या है? ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क। इसमें क्या है एक्चुअली, इसको सिंपल इतना समझो, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ऑरेन के ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली पूरे वर्ल्ड में बात हो रही है 5G टेक्नोलॉजी की, है ना, कि 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है। अभी इंडिया में हर जगह तो 5G टेक्नोलॉजी आपको देखने को नहीं मिलेगा ना, कंप्लीटली 5G नहीं है इंडिया। पहले 4G आया था, 4G लगा लो, 4G आया था हमारे पास। जब आप इस 4G टेक्नोलॉजी को लेके आते हो तो इसमें आपको क्या है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स चाहिए, बहुत सारे हार्डवेयर्स चाहिए। और वो जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ऐसी टेक्नोलॉजी को फैलाने के लिए, ऐसे नेटवर्क्स को फैलाने के लिए जो कंपनीज बनाती हैं, वो खास तौर पे आपको कहां पे मिलेंगी? चाइना में। ये जो 2G 3G 4G 5G टेक्नोलॉजी आप लेके आते हो, साउथ कोरिया लेके आया, सबसे पहले इनिशिएटिव लिया, तो वहां पे वो जो टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, वो कुछ गिनी चुनी कंपनीज है जो बनाती है। अब मान लो चाइना की कंपनी है, वो इसको बना रही है, और इंडिया ने क्या करना है, 5G को लेके आना है मान लो, या 6G को आगे आने वाले 6G को लेके आना है, तो हमें क्या है, वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उस कंपनी से खरीदना पड़ेगा। वो कंपनी क्या कर देती है कि अगर आप हमारे साथ एग्रीमेंट करोगे, सारा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर फॉर दिस टेक्नोलॉजी हमारी तरफ से जाएगा। तो उस वाली कंपनी की उस चीज में क्या होगी? मोनोपोली होगी, कि आपको सब 5G के लिए उसी एक कंपनी से ही लेना पड़ेगा। उसी चीज को कर्व करने के लिए ओपन आपने करना है इस चीज। ओपन से क्या होगा कि एक सॉफ्टवेयर मैंने किसी एक कंपनी से लिया, दूसरा किसी दूसरी से लिया, हार्डवेयर कोई तीसरी कंपनी से, चौथी कंपनी से, पांचवी कंपनी, मतलब मोर देन 1 कंपनी से आपने अलग अलग कंपोनेंट्स लिए, सबको कंपाइल करके आपने अपनी उस नेटवर्क की जो टेक्नोलॉजी है, जो आपका सेलुलर डाटा है, उसको आपने इंप्लीमेंट कर लिया। सिंपल। पहले क्या होता था, एक ही कंपनी की मोनोपोली होती थी, सारा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वही प्रोवाइड करेगा। इस प्रोग्राम के तहत क्या है, आप एक से ज्यादा कंपनी से वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ले सकते हो, अलग अलग कंपोनेंट्स, देन उन सबको आप क्या कर सकते हो, एक साथ कंपाइल करके इंप्लीमेंट कर सकते हो। इससे क्या होगा, किसी एक की मोनोपोली नहीं होगी, क्योंकि जब मोनोपोली होती है तो क्या होता है, दाम बढ़ जाते हैं। मान लो पूरी मार्केट में सिर्फ मेरे पास टमाटर है और किसी के पास टमाटर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा 500 रुपए किलो दूंगा, लेने दो, नहीं तो जाओ कोई और ले लेगा। ये चीज होती है ना, उसी मोनोपोली को खत्म करना है, और उसमें खास तौर पे मोनोपोली चाइनीज कंपनीज की, राइट, तभी ये बात कर रहा है। देन आपके पास क्वेड इन्वेस्टर्स नेटवर्क, ये जो नेटवर्क इन्वेस्टर्स नेटवर्क लिखा है ना, साथ में लिखा है क्विन। क्विन का मतलब क्या, क्यू का मतलब है क्वेड, नेटवर्क इन्वेस्टर्स नेटवर्क, क्विन QUIN। इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, खास तौर पे प्राइवेट सेक्टर में, कि प्राइवेट सेक्टर में जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उससे क्या होगा, उस इन्वेस्टमेंट से नई इनोवेशन होगी, इन्वेस्टमेंट होगी तो इनोवेशन होगी, इनोवेशन होगी तो टेक्नोलॉजी आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी तो आप ग्रो करोगे, आप डेवलप बनोगे, सिंपल। देन उसके बाद है इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसमें खास तौर पे मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस की ये बात कर रहे हैं, और इसके बारे में 2022 में भी अनाउंस किया गया था, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको क्या बताया, इंडो पैसिफिक क्या है, ओशन का एक रीजन है, 2 ओशंस का रीजन है, मैरीटाइम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैरीटाइम रूट्स, तो उसके ऊपर बात कर रही है। तो ये 6 इनिशिएटिव्स हैं जिसकी रिसेंटली बात की गई थी। देन इसके बाद एक 2020 में एक चीज और आई थी, अभी उसकी कोई बात नहीं हो रही थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए, 2020 में एक चीज आई थी, दैट इज क्वेड प्लस। क्वेड प्लस की अगर हम बात करते हैं, क्वेड प्लस क्या है, इसमें क्वेड कंट्रीज के अलावा आपको क्या क्या देखने को मिला, साउथ कोरिया, वियतनाम एंड न्यूजीलैंड।
अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पास पड़ता है न्यूजीलैंड, है ना। वियतनाम बिल्कुल चाइना के पास, मतलब इंडिया के क्लोज है। और तीसरा कौन है? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया किसके पास है? जापान के पास। अगर मान लो ये आपके पास चाइना है ना, इस तरीके से आपके पास एक एरिया देखने को मिलेगा जहां पे क्या है, इधर ऊपर चाइना भी लगता है और ऊपर आपका रशिया भी लगता है। इधर रशिया, इधर चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और इसके सामने बिल्कुल आपको क्या देखने को मिलता है? इधर जापान। तो जापान के पास पड़ती साउथ कोरिया। देन इंडिया से साउथ ईस्ट में पड़ती वियतनाम। देन ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट की तरफ पड़ती आपकी, दैट इज योर न्यूजीलैंड। ये 3 कंट्रीज इन्वॉल्व होगी किसमें? क्वेड प्लस में। और ये 2020 में हुआ था जब कोविड आया था उस टाइम। ठीक है, तो ये 3 लाइक माइंडेड कंट्रीज है जिन्होंने क्वेड को उस टाइम पे ज्वाइन किया। आज के टाइम पे ये मेंबर नहीं है क्वेड की, बट क्वेड की पॉलिसीज को सपोर्ट करती है। सिंपल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक की, दैट इज अबाउट, बड़ा इंटरेस्टिंग है तुम लोगों के लिए खास तौर पे, यूनेस्को की एक नई रिपोर्ट आई है दैट इज कॉल्ड ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। इसको ऑन करो बेटा। ऐसा कोई फुल फॉर्म नहीं है, इसको क्वाड्रिलेटरली बोला जाता है। ठीक है, कई बार बोल देते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, लेकिन वो फुल फॉर्म नहीं है एक्चुअली। क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 कॉर्नर्स। सिंपल। बट सर जैसे जो आपने अभी बताया जो कंट्रीज इन्होंने वो किया है, ज्वाइन किया है, तो उसे इनको फिर इन 4 के बीच इनको क्यों नहीं मानते, या इनके साथ ये नेबर्स हैं इसलिए? नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या है, जो क्वाड है उसमें 4 ही कंट्रीज हैं। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही 4 है, ओके तभी सर। उसको बोला क्वाड प्लस। क्वाड प्लस 3 और कंट्रीज, लेकिन उनका अभी हमें कुछ देखने को मिल नहीं रहा है एक्चुअली। वो सिर्फ कोविड के दौरान उन्होंने क्या, क्वाड की पॉलिसीज को सपोर्ट किया, उस टाइम पे वो क्वाड प्लस हमें देखने को मिला। आज प्रेजेंट सिनेरियो में क्वाड प्लस की कोई खास इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलती नहीं, लेकिन हाँ कल को कोई और दिक्कत आएगी तो उसमें क्या है, ये 3 कंट्रीज क्वाड की कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए आएंगी, ये हमें पता है। तो आपको ये पता होना चाहिए क्वाड प्लस है क्या। एज सच क्वाड प्लस की आज कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो सिर्फ क्वाड की। तो ऐसा नहीं कि क्वाड को ज्वाइन किया है, क्वाड को सपोर्ट किया है इन 3 कंट्रीज। ठीक है, तो ये चीज याद रखो। देन जो रिसेंट रिपोर्ट यूनेस्को के द्वारा आई है दैट इज अबाउट ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2023। इसमें खास तौर पे बात की गई है कि जो मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करते हैं बच्चे, इसके जैसे जो पूरा दिन यहाँ पे बैठे रील्स ही देखते रहते हैं, उसका क्या बुरा असर, क्या बुरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। यूनेस्को इज ऑल अबाउट एजुकेशन, साइंटिफिक, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें अगर हम बात करते हैं क्या बोला गया है कि क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं, तो आप सीधे नीचे वाले पॉइंट पे आओ कि नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या है मोबाइल डिवाइसेस के बच्चों के ऊपर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिजिटलाइजेशन को इंडिया इतने बड़े लेवल पे फैला रहा है, डिजिटल एजुकेशन आ रही है जिसमें मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, इसका बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव आपको देखने को मिलता है? ये क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। अब इसमें नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या है? पॉजिटिव तो है ही है, चलो कि आपके लिए आसान हो गया एजुकेशन एंड ऑल, बट नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या है वो देखो। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन। अलग अलग सोशल मीडिया एप्स हैं जो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करती है, बच्चा पूरा दिन उसी में उलझा रहता है। नंबर 2, रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन। जो बंदा बुक्स पढ़ता है ना, उसके अंदर एक तो आपको पेशेंस देखने को मिलेगा और लंबे समय के लिए वो कंसंट्रेट कर पाता है। हमारा क्या है, एक रील देखी, 15 सेकंड के बाद दूसरी, 15 सेकंड के बाद तीसरी, देन चौथी। दिमाग आपने ऐसे ट्रेन कर लिया कि 15 सेकंड से ज्यादा कंसंट्रेट ही नहीं करते, आपको चेंज चाहिए। या 1 मिनट से ज्यादा कंसंट्रेट ही नहीं करते, आपको चेंज चाहिए। अब बुक्स पढ़ने बैठो, कई बार आपने भी फील किया होगा, आप लोग इतने भी डिजिटल वर्ल्ड के लोग नहीं हो, आपने कई बार बुक्स फील कर किया होगा कि बुक पढ़ रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, 3 घंटे भी बैठे रहे, कुछ फील नहीं हुआ, और बाद में एक अच्छी फीलिंग आई कि अच्छा मैंने 3 घंटे यूटिलाइज किए हैं। वो फीलिंग इसमें नहीं आती। जब आप 3 घंटे इंस्टाग्राम चलाते हो उसके बाद क्या सोचते हो, यार मैंने 3 घंटे वेस्ट कर दिए।
सोचते हो कि नहीं? सोचता है? नहीं, ये नहीं सोचता, तभी तो इसका गड़बड़ है। देन डिक्रीज्ड रीडिंग हैबिट, पढ़ने की जो हैबिट है वो बच्चों की खत्म होगी, क्योंकि हर एक चीज ऑनलाइन मिल रही है और वीडियो की फॉर्म में, विजुअल फॉर्म में आपको मिल रही है। तो पढ़ने वाली हैबिट बड़ा टफ है आपको, मतलब मैं आपको पकड़ा दूं ये क्वेड वाला कि खुद पढ़ के आना, नहीं पढ़ोगे। हाँ मैं बता दूं सुन लोगे, सुनना आसान लगता है, आप बोल सकते हो, इनफैक्ट सुनना सबसे ज्यादा टफ है, लेकिन लगता आसान है। देखना आसान लगता है कि वीडियो दिखा दो हमें, वीडियो हो हर एक चीज की, है ना, बट पढ़ना ना पड़े, बुक ना पढ़नी पड़े, वो हैबिट चली जा रही है इसकी वजह से। देन इम्पेयर्ड स्लीप, हमें पता है अगर स्क्रीन टाइम आपका ज्यादा होगा तो आपकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब होगी। देन साइबर बुलिंग, अब छोटे छोटे बच्चे हैं, इंस्टाग्राम के अकाउंट, फेसबुक के अकाउंट, ऑटोमेटिकली वहां पे बुलिंग भी तो उनकी होगी, होती है नहीं होती है, किसी भी तरीके से हो सकती है, सेक्सुअल हरासमेंट हो सकती है, वैसे हरासमेंट हो सकती है, या फिर आप बोल सकते हो किसी को रिश्वत के लिए या किसी चीज के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है ना, उसने कोई वीडियो डाल दी या फिर उसकी कोई वीडियो डाल दी, बाद में ब्लैकमेल कर रहे हैं कि फिर रिमूव करूंगा इतने पैसे एंड ऑल, कितने सारे केसेस होते हैं, ये सब इसी की वजह से है। देन उसके बाद रिड्यूस्ड फेस टू फेस इंटरेक्शन, आजकल बच्चे आमनो सामने बैठ के, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फील किया होगा, फैमिली डिनर पे गए या दोस्तों के साथ गए, हर एक बंदा अपने अपने फोन में लगा हुआ है, एक दूसरे के साथ उनको कोई लेना देना नहीं, फेस टाइम या फेस वैल्यू खत्म हो चुकी है ना। देन उसके बाद लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अब पूरा दिन उसी में लगे रहेंगे, कोई फिजिकल वर्क करेंगे नहीं और बॉडी को बहुत सारी दिक्कतें आएंगी फिर उसके बाद। देन इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन, ये भी बड़ा वो है। अब कई बार जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब में फ्लड चल रहे थे, अभी तो फ्लड जो है ऑलमोस्ट काम खत्म हो चुका है, लेकिन स्टिल वीडियोस चल रही है, ऑनलाइन वीडियोस चल रही है, आसपास वाले को तो अभी ये लग रहा है कि पंजाब अभी भी डूबा हुआ है, हालांकि वो चीज जा चुकी है। सेम फॉर हिमाचल प्रदेश। तो मतलब क्या है कि कई बार मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, चलो ये तो हुआ है, कई बार क्या होता है हुआ ही नहीं होती कोई चीज, फेक न्यूज चल पड़ती है और ऐसे फैलती है कि सेकंडों में दुनिया भर में पता चल जाता है कि ये फेक न्यूज है या फिर ये चीज सर, हो रही है। हाँ जी। जैसे तो वो खालिस्तान वाला हुआ था अभी, अमृत वाला जो हुआ था सीन, सर हाँ, वो इतना पंजाब में नहीं था जितना सोशल मीडिया पे उसको दिखा जितना रखा। सोशल मीडिया पे दिखा रहे थे, वो अमृतपाल वाला पंजाब में केस हुआ, वो इतना कोई सिक्योरिटी का मुद्दा था नहीं जितना उसको बना दिया गया, आप बोल सकते हो, राइट, वो चीज है। जैसे और कल मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पे, एक बाइक को आग लग गई इधर चंडीगढ़ में, उसकी वीडियो फैला रहे हैं पूरी कि बाइक को आग, अब लग गई भाई, गर्मियां हैं, लगी, सोख के खत्म करो उसको। अब हर एक बंदे ने उसको देखा, हर एक को ऐसे लगता रहेगा बाइक चलाते हुए कि मेरे बाइक को ना लग जाए, है ना, वो चीज सिंपल। देन प्राइवेसी कंसर्न्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, प्राइवेसी तो है नहीं ना आपकी कोई, जब आप फेसबुक को अकाउंट बनाते हो, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाते हो, सबसे पहले ना आपको एक बड़ा सा चिट्ठा आता है ऐसे लिखा हुआ, बहुत कुछ लिखा होता है जिसको आप बिल्कुल नहीं पढ़ते, नीचे टिक करके ओके। उसमें क्या लिखा होता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल रहे हो ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्टोर होने वाली है, क्या आप अलाउ करते हो, आप टिक करते हो सीधा हाँ जी अलाउ करते हैं, क्योंकि आप लोगों को अपनी प्राइवेसी का या अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन का इतना पता नहीं है कि वो कहाँ कहाँ पे कैसे यूटिलाइज की जा सकती है। लोगों के अकाउंट प्राइवेट होने के बजाय पब्लिक है ना, वो सारी चीज देखने को मिलती है। देन एडिक्शन तो है ही है कि बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं इस चीज के, फॉर एग्जाम्पल आजकल के छोटे छोटे बच्चे विदाउट कार्टून खाना नहीं खाते, है ना, छोटे छोटे 2-2 साल के बच्चे, 1-1 साल के बच्चे, तो ये आपको छोटा लग सकता है लेकिन ये बच्चों की ग्रोथ को बहुत ही गलत तरीके से इंपैक्ट करने वाला है, आने वाली जनरेशन बहुत गलत तरीके से इंपैक्ट होगी। यूथ तो भर भर के आपके पास है लेकिन प्रोडक्टिव यूथ नहीं है, स्किल्ड यूथ नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, एक बंदे के पास फोन है उसमें लगा हुआ है और एक बंदे के पास फोन नहीं है, वो क्या टाइम पास करने के लिए कुछ करना चाहेगा, कुछ एक्टिविटी करना, या तो खेलेगा या कोई एक्टिविटी करेगा या बुक पढ़ेगा, इसमें से कुछ भी कर ले, उसकी ग्रोथ ही ग्रोथ है। यहाँ पे क्या ग्रोथ है, क्योंकि आप फोन में एजुकेशनल वीडियोस की बजाय एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखोगे, वो ह्यूमन माइंड है, सिंपल है ना। देन हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका पेपर 3rd है उसका ये टॉपिक है हमारे पास, दैट इज अबाउट सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है मुझे ये बताओ पहले तो, आपने शायद इन्वायरमेंट में इसके बारे में पढ़ा हो।
ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जैसे कि सर जैसे प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स वो चीज जो एक सर्कल घूमता है वो वाला। नहीं, वो तो साइकिल ऑफ इकोनॉमी हो गया, मैंने बोला सर्कुलर इकोनॉमी। ओके 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 सर। एनवायरनमेंट हो गया, अच्छा, और अच्छा, और ये सुना है, रिड्यूस देन रीयूज देन एंड वो रिसाइकल वाला सर। रिसाइकल। हाँ जी सर, अब याद आ गया। दिस इज द सर्कुलर इकोनॉमी, सिंपल, दिस इज द सर्कुलर इकोनॉमी। रिड्यूस मतलब जितनी जरूरत है उतना आप यूज करो, ऐसा नहीं है कि आप बेफालतू की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल पॉलिथीन है, आपने कोई सामान लेके आए, पॉलिथीन साथ में नया लेके आते हो, बाद में उसको फेंक देते हो। अरे उसी पॉलिथीन को दोबारा से इस्तेमाल करो, तीसरी बार करो, चौथी बार करो, पांचवी बार करो, आपकी क्या रिक्वायरमेंट रिड्यूस होगी वहां। देन उसको रीयूज करो, बार बार रीयूज करो। अगर आप रिड्यूस नहीं कर सकते, बार बार रीयूज करो उस चीज को। रीयूज कर लिया, उसके बाद उसको रिसाइकल करो। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने कोई प्लास्टिक की चीज ली, सबसे पहली बात तो ये कि अगर जरूरत नहीं है तो मत लो, रिड्यूस कर दो अपनी यूजेज को, आप बोल सकते हो। चलो अगर ले ली है तो उसको बार बार यूज करो, मतलब रीयूज करो। रीयूज करने के बाद वो जो प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक का दोबारा से इस्तेमाल करो कुछ नया बनाने के लिए। जैसे लोग करते हैं ना कि आपने कोका कोला की एक बोतल ली, उसको पिया, बड़े समय के लिए उसमें पानी भर के फ्रिज में रखते रहे, करते हैं, मैंने तो देखा है बहुत करते हुए, और मैंने खुद किया है हॉस्टल्स में ना। देन उसके बाद क्या है, जब वो बॉटल बिल्कुल खराब हो जाती है, फिर उसमें मिट्टी भरी, सॉइल भरी, उसमें पौधा लगा दिया। ये चीज करते हैं ना, आप अमृतसर वगैरह जाओगे, वहां पे गुरुद्वारा साहिब के बाहर आपको भर भर के ये चीजें देखने को मिलेंगी, है ना। दैट इज द सर्कुलर इकोनॉमी, बेसिक एग्जांपल अगर उसकी हम देखें, ये बेसिक एग्जांपल है जो हर एक घर में हो सकती है, और हर एक घर इकोनॉमी का पार्ट है, राइट। तो यहाँ पे इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कौन सी सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो रिसेंटली G20 की मीटिंग्स, G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास चल रही है, और नवंबर दिसंबर तक हमारे पास रहने वाली 2023 के, उसकी मीटिंग्स में खास तौर पे सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर जो G20 है उसने फोकस किया है। सर्कुलर इकोनॉमी में खास तौर पे जो बात की जा रही है, वो बात की जा रही है कि सर्कुलर इकोनॉमी इन स्टील सेक्टर, स्टील के सेक्टर में सर्कुलर इकोनॉमी जो है वो होनी चाहिए। स्टील के सेक्टर में क्यों इंपॉर्टेंट, सबसे पहले देखो, क्रूशियल मटेरियल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। स्टील जो है ये बेसिक चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये चेयर्स पड़ी है, अब इमेजिन करके देखो कोई एक ऐसा कमरा जिसमें स्टील का बिल्कुल इस्तेमाल ना हुआ हो ही नहीं सकता। ट्यूबलाइट्स लगाओगे, बल्ब लगाओगे, ये घड़ी है इसको लगाओगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसमें स्टील है। बेसिक मटेरियल है ये बहुत, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो हर एक चीज में। फैन लगाओगे, देयर इज आल्सो किसी ना किसी फॉर्म में, क्योंकि स्टील के अंदर आप कुछ मिक्स करोगे, एलॉय बना लोगे, उस एलॉय का इस्तेमाल आप कर रहे हो, है ना। सिंपल सी चीज है। आयरन एंड स्टील आर द बेसिक थिंग्स जो हर जगह यूज होती है। उसमें अगर हम रिसाइकलिंग ले आते हैं, उसमें आप सर्कुलर इकोनॉमी ले आते हो, तो उसमें क्या होगा, उस चीज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास भर भर के स्टील के रिसोर्सेज नहीं है, याद रखो। उसको सर्कुलेट करोगे तो उनको लंबे समय के लिए आप यूटिलाइज कर पाओगे, अदरवाइज बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा वो सारा मटेरियल। इनफैक्ट अभी भी किया जाता है, राइट। नंबर 2, एनर्जी सेक्टर एमिशन अगर हम बात करते हैं, ग्लोबली अप्रोक्सीमेटली 7% ऑफ द एनर्जी सेक्टर एमिशन कहां से आता है, स्टील एंड आयरन की प्रोडक्शन से। दुनिया भर में जब मैंने आपको बोल दिया कि कोई ऐसी चीज है ही नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द चीजों, 90% चीजों में स्टील का या आयरन का इस्तेमाल होता है। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते अपनी दुनिया इन स्टील आयरन के अलावा, आप बोल सकते हो। तो दुनिया भर में 7% जो पोल्यूशन या एमिशन जो होता है, वो किसकी वजह से होता है, स्टील एंड आयरन की प्रोडक्शन की वजह से। तो यहाँ पे अगर आप सर्कुलर इकोनॉमी ले आते हो, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, तो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो क्लाइमेट चेंज एंड ऑल सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी।
देन रिड्यूसिंग वेस्ट जनरेशन। अब जब सबसे ज्यादा मटेरियल्स में ये यूज हो रहा है तो सबसे ज्यादा वेस्ट भी तो इसी में से निकलता होगा, सिंपल चीज है। जिस चीज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है सबसे ज्यादा वेस्ट की क्रिएशन भी उसी इंडस्ट्री के द्वारा होगी। अगर सर्कुलर इकोनॉमी आ जाएगी, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल हो जाएगा तो वो वेस्ट भी कम जनरेट होगा, सिंपल सी बात। देन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है हमारा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड क्लाइमेट एक्शन होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि वही कंज्यूम करो, उतना ही कंज्यूम करो जितनी जरूरत है, उतना ही प्रोड्यूस करो जितनी जरूरत है। और प्रोड्यूस कंज्यूम करते समय एक चीज और ध्यान में रखो, एनवायरमेंट को, क्लाइमेट को खराब नहीं करना। वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें भी इसकी इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन है। देन यहाँ पे एक चीज की और बात की गई, दैट इज योर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका सर्कुलर इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है। हर एक सेक्टर में, सिर्फ स्टील एंड आयरन नहीं, हर एक में होता है, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे पॉलीथीन हो, एनीथिंग। तो ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको ईपीआर बोल रहे, ये क्या चीज है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मैं क्या कर रहा हूं, अमेज़न पे बिकने वाले किसी प्रोडक्ट को बना रहा हूं। तो देखो, अगर तो मेरे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, क्वालिटी में अच्छी रखूंगा तो वो जो प्रोडक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। लॉन्ग लास्टिंग मतलब लंबे समय के लिए चलेगा। अगर मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी मैंने अपने फायदे के लिए बेकार कर दी तो वो क्या, कम समय के लिए चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये फैंस है, फैन तो 10,000 का भी आता है, 5 का भी आता है, 1200 का भी आता है, 800 का भी आ जाता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज ड्यूरेबिलिटी। आपने अपने घरों में देखे होंगे कई फैंस है 20 सालों से लगे हुए, 20 साल हो गए फैन को लगे, अब तक चल रहे हैं। और पेरेंट्स बोलते हैं पहले मटेरियल अच्छे आते थे, आजकल तो 2 सालों में खराब हो जाते हैं। ये चीज है ना, दैट इज अ ड्यूरेबिलिटी, दैट इज अ क्वालिटी। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? प्रोड्यूसर की। अगर सिंपल सी बात है, प्रोड्यूसर ने अच्छी क्वालिटी का चीज बनाया है तो वो लंबे समय के लिए चलेगा। अब वो चल रहा है, दूसरे फैन की जरूरत ही नहीं है, तो डिमांड क्या होगी? रिड्यूस होगी ना। डिमांड क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, सिंपल सी चीज है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंप्रूव द वेस्ट मैनेजमेंट। अब यहाँ पे ये भी बोला गया कि अमेज़न या फिर मिंत्रा के थ्रू ये जो सारे आप प्रोडक्ट अपने बेच रहे हो, उस प्रोडक्ट को पैकेज करने के लिए, पैकेजिंग के लिए मटेरियल यूज होता है, उसकी रिसाइकलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? प्रोड्यूसर की। अब वो जाके प्रोड्यूसर नहीं करेगा, वो क्या करेगा? उतनी पेमेंट पे करेगा, सरकार उसको रिसाइकल कर देगी। अब जो नहीं पेमेंट पे करना चाहते उन्होंने क्या किया? मिंत्रा पे देखो, मिंत्रा पे कोई प्रोडक्ट आता है, उसकी पैकेजिंग किस में होती है? कागज में। किसमें होती है? कागज में, अगर आपने देखा हो। लेकिन अगर हम अमेज़न वगैरह की देखते हैं तो वहां पे कई कई प्रोडक्ट है जिसमें प्लास्टिक बहुत यूज करते हैं। अदरवाइज आजकल क्या है, गत्ते का या कागज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसको रिसाइकल करना इज वेरी इजी, अपने आप ही हो जाता है, सिंपल। तो वही चीज है यहाँ पे, यही सारी चीजों की बात कर रही है। देन अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो अच्छा है तो उससे क्या है? वेस्ट कम जनरेट होगा, क्योंकि वो लंबे समय के लिए चलने वाला है। तो जिससे क्या है, ई वेस्ट वगैरह जैसी जो प्रॉब्लम्स है हमारी, वो खत्म हो जाएगी। अगर जैसे फॉर एग्जांपल पहले ना वो 100 वाट के बल्ब आया करते थे, वो लाइट थोड़ी सी कम ज्यादा होगी, बस खत्म। वो जनरेट हुआ, वो क्या है? ई वेस्ट है। उसमें केमिकल्स, मेटल्स, कितना कुछ है, हमें दिखता नहीं होगा लेकिन है कितना कुछ उसमें। अभी ये जो आपके पास ये जो एलईडी लाइट्स आई है, ये जल्दी जल्दी खराब नहीं होती। ये बोला जाता है 5 साल, 7 साल, 10 15 सालों तक चल जाती है, इतनी इनकी ड्यूरेबिलिटी। तो इससे क्या होगा? एक बार ये लाइट लगा दी, 10 साल नहीं जानी, आप खुद सोच लो। और उन्हीं 10 सालों में मैं 20 लाइट्स लगाता, तो अभी 10 सालों के बाद एक लाइट का ई वेस्ट जनरेट होगा, वो क्या हो जाना था? वैसे 20 लाइट्स का जनरेट होना था। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर हम ध्यान दें। देन हाउ कैन ईपीआर प्रमोट कर सकता है सर्कुलरिटी? मतलब क्या, सर्कुलर इकोनॉमी को प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे प्रमोट कर सकती है? क्या क्या प्रोड्यूसर किया जा सकता? नंबर 1, एनकरेजिंग इको डिजाइन एंड सस्टेनेबल मटेरियल्स।
डिजाइन ऐसा करो, कोई भी प्रोडक्ट अपना बना रहे हो ऐसा बनाओ कि कल को वो वेस्ट जो उसका जनरेट होगा वो आपके इन्वायरमेंट को, क्लाइमेट को हार्म ना करे। ऐसा वेस्ट होना चाहिए जो अपने आप ही क्या है, डिकम्पोज होने की कैपेसिटी रखता हो या फिर इजिली डिकम्पोज हो सकता हो। सिंपल चीज है। देन इसके अलावा रिसोर्स कंजर्वेशन एंड वेस्ट रिडक्शन। अब रिसोर्स कंजर्वेशन ऑटोमेटिकली है। अब एक तो मैंने वो 100 वाट का बल्ब लगाया, खर्चा मेरा उतना ही हुआ, या फिर रिसोर्स मेरा उतना ही इस्तेमाल हुआ। एक मैंने एलईडी लाइट बनाई, उसमें भी ऑलमोस्ट उतना ही रिसोर्स मेरा इस्तेमाल हुआ। बल्ब चलेगा 1 साल के लिए, एलईडी चलेगी 10 साल के लिए, तो ज्यादा बेहतर कौन सा है? एलईडी, क्योंकि कम बनानी पड़ेगी। आप बोल सकते हो बल्ब बार बार बनाने पड़ेंगे, तो उसमें रिसोर्स आपका वेस्ट ज्यादा होगा। जब आप उसको 20 साल की ड्यूरेशन की जैसी बना सकते हो तो क्यों एक साल वाला बनाना, आप बोल सकते हो, राइट। देन प्रमोटिंग रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो अमेजोन मिंत्रा के जो आते हैं उसके ऊपर लिखा होता है रिसाइकलेबल, रिसाइकल किया जा सकता है। कई बार ये वाले एरोज भी बनाए होते हैं, रिड्यूस एंड ऑल, वो सब बनाया होता है, RRR वाला, है ना। तो वैसी चीजों को प्रमोट करो। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रमोटिंग रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये भी आ जाता है कि आपने अगर इंडस्ट्री लगाई है तो आपका जो वेस्ट जो जनरेट हो रहा है, फॉर एग्जांपल कोका कोला की इंडस्ट्री है, हर एक इंडस्ट्री के पास वैसे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। दैट इज इंपॉर्टेंट। उस इंडस्ट्री से जितना भी वेस्ट वाटर निकल रहा है उसको वो ट्रीट करते हैं और उस पानी का इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए या एग्रीकल्चर में इरिगेशन करने के लिए एंड ऑल। अपना वेस्ट खुद आपने क्या करना है, उसको खत्म करना है, उसको ट्रीट करना है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसको प्रमोट करो, सिंपल। देन इंसेंटिवाइजिंग द टेक बैक एंड रिकवरी प्रोग्राम्स। टेक बैक का मतलब क्या है कि मान लो आपके पास ये पॉलिसीज होनी चाहिए कि आपको ये ट्यूबलाइट मैं बेच रहा हूं, ठीक है, आज मैंने आपको 50 रुपए की बेची, कल को जब ये खराब हो जाएगी ना, मैं इसको वापस 5 रुपए में ले लूंगा। तो लोग क्या करेंगे, संभाल संभाल के रखेंगे, 5 रुपए की वापस दे के आएंगे, करते नहीं लोग। अब वो वापस गई, उसको रिसाइकल कर दो, क्योंकि वो इंडस्ट्री उसको रिसाइकल कर सकती है, उन्होंने बनाई, आप बोल सकते हो, ऐसी चीजें। देन क्रिएटिंग मार्केट फॉर रिसाइकल्ड मटेरियल्स। एक मार्केट बनाओ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखी भी होगी कबाड़ मार्केट जो होती है, जहाँ पे कचरा कबाड़ सब मिलेगा आपको, कबाड़ियों वाली जो मार्केट होती है, गाड़ियों की, बाइक्स की एंड ऑल, वो सब चीजें। देन गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। आप गवर्नमेंट के साथ, बाकी इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट करके भी ये सारी चीजें जो है इसको कर सकते हो। तो ये सारी चीजें प्रमोट होंगी अगर आप EPR करते हो तो। देन इसके अलावा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सर्कुलर बायो इकोनॉमी। बायो इकोनॉमी का मतलब क्या होगा? बायो इकोनॉमी का मतलब अगर सिंपल एग्जांपल दूं तो डीजल की बजाय बायोडीजल, 100% पेट्रोल की बजाय 20% इथेनॉल मिक्स करके पेट्रोल का इस्तेमाल करो, राइट। वो सारी क्या हो जाएंगी आपकी बायो इकोनॉमी, जिसमें क्या है, आप जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं जिनको बार बार, जो रीन्यूएबल है आप बोल सकते हो, आपको बार बार अवेलेबल होंगे, उनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जा रहा है। तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, वैसे इसको आपने पढ़ा होगा अपने इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में, तो आप इसको जस्ट एक बार रीड कर लेना, क्या क्या चीजें, वही चीजें हैं। रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल। अब सिंपल सी बात है, बायोडीजल आपने बनाया तो डीजल के ऊपर आपकी डिपेंडेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब बायोडीजल कैसे बनता है? बायोडीजल कैसे बनता है? बायोलॉजिकल कंपोनेंट से, जैसे फॉर एग्जांपल किसकी, शुगर केन हो गया और पोटैटोज हो गए, है ना। इस तरीके जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स है उससे आप आगे चल के बना रहे हो। जैसे आपने सुना होगा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, जिसमें ये प्लास्टिक वेस्ट एंड ऑल सबको जलाया जाता है, एनर्जी क्रिएट की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने शुगर मिल्स को विजिट किया हो तो वहां पे जितना भी शुगर मिल में क्या होता है, जो शुगर केन है, वो जो आपके पास वो छड़ी सी होती है, आप बोल सकते हो, उस छड़ी में से आप क्या जूस निकालोगे और आप क्या करोगे, शुगर बनाओगे। वो पीछे जो आपके पास वेस्ट बचा उसको वो जलाते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं। हाँ, इथेनॉल वगैरह भी बनता है। अब इथेनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो आलू का दाम है 2 रुपए हो गया, 1 रुपए किलो हो गया, तो लोग क्या करते हैं, सड़कों की साइडों पे फेंक देते हैं,
एक ये हो कि इथेनॉल के जो प्लांट्स है आपके पास लगे हुए हैं, उसमें यही इन आलूओं का जैसे स्टार्च वगैरह उसमें अवेलेबल होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है इथेनॉल बनाने के लिए। और इथेनॉल को आप क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव है इथेनॉल को 20% इथेनॉल और 80% आपका पेट्रोल डीजल होना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, 20% आपका जो एक्चुअल में पेट्रोल डीजल है, जो फॉसिल है, वो आपका कम हो जाएगा और इथेनॉल का आपने इसमें इस्तेमाल कर लिया। ऐसी सब चीजों की वो बात कर रहे हैं। देन रिसोर्स एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन, ऑटोमेटिकली रिसोर्स जो है उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, वो वेस्ट नहीं होगा, आप उसको कंजर्व कर पाओगे। वही बात है, अगर फॉसिल फ्यूल आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो तो एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे ना वो। अगर आप साथ में बायो इकोनॉमी का इस्तेमाल कर रहे हो, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हो जो कि रिन्यूएबल है, तो वो लंबे समय के लिए चल जाएंगे। देन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, ये तो हमें पता ही है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना। देन ग्रीन जॉब क्रिएशन, ऑटोमेटिकली क्या है, फॉरेस्ट्री में, या फिर आप बोल सकते हो बायो बेस्ड इंडस्ट्रीज में, या रिसर्च में, मैनेजमेंट में। ऑटोमेटिकली अगर आपको मान लो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अभी भी आपको मार्केट में कोई ज्यादा खाद वगैरह, ऑर्गेनिक खादें या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपको नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलते हैं। हाँ, बहुत कम। अगर आप इसको प्रमोट करोगे तो नई इंडस्ट्रीज लगेंगी, नए लोगों को, वर्कर्स को जॉब मिलेंगी, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगी चीज, राइट। देन उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करते हैं इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब बायो इकोनॉमी चाहिए तो आपको टेक्नोलॉजी एडवांस करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी होगी तो ये चीजें आप बना पाओगे, अदरवाइज वो चीजें नहीं बन पाएंगी। देन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, अब इससे क्या होगा, क्लाइमेट के ऊपर जो बुरे प्रभाव है वो नहीं पड़ेंगे और आप क्लाइमेट को सुरक्षित कर सकते हो। देन एनहांस्ड फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी भी इससे क्या होगी, हमारी एनहांस हो जाएगी, दैट इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। देन चैलेंजेस क्या क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी के क्या क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। सर्कुलर इकोनॉमी तो हम ले आए, लेकिन उससे पहले जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो भी तो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास टेक्नोलॉजी बल्ब बनाने की है, एलईडी लाइट बनाने की है ही नहीं, तो कैसे करोगे सर्कुलर इकोनॉमी का, कैसे करोगे यूज को रिड्यूस, आप बोल सकते हो, राइट। तो टेक्नोलॉजी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा आप बोल सकते हो हर्डल है इसमें। देन बिहेवियरल चेंज, बिहेवियरल चेंज मतलब जनता के बिहेवियर में, जनता की चॉइसेस में भी तो सुधार करना पड़ेगा। लोगों को वही चाहिए सब पुराना, तो कैसे कर पाओगे, राइट। वो चीज हो, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आए, चलो वो बात अलग है कि अभी इतनी एफिशिएंसी नहीं है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, लेकिन जनता तैयार ही नहीं है वो खरीदने के लिए। क्यों नहीं तैयार है, जनता को लगता है कि ये कैसे, कहां कहां इसको चार्ज करते फिरेंगे, हमें पेट्रोल डीजल ठीक है, राइट। तो मतलब वो अपने ट्रेडिशनल जो है उसी चीजों के ऊपर अटके हुए, वो चीज है। देन उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल इसको छोड़ो, गांव में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे घर होंगे, वहां पे आपको एलपीजी गैस सिलेंडर देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस्तेमाल नहीं करना। आदत है चूल्हे जलाने की, कि चूल्हा ही जलाना है। बजट की कईयों को प्रॉब्लम नहीं होती, फिर भी स्टिल चूल्हा ही जलाना है, हमें चूल्हे में कंफर्टेबल मिलता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनका कंफर्ट ही चूल्हे में है, उस चीज को छोड़ना नहीं चाहते। कईयों को बजट की दिक्कत होती है, वो बात अलग है, लेकिन कईयों को कंफर्ट ही उस चीज में है, पुरानी टेक्नोलॉजी में, आप बोल सकते हो, राइट। हाँ, वो चीज नहीं करना चाहते। देन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी मतलब क्या है, रेगुलेट करने के लिए इन चीजों को पॉलिसीज बनाओ, इनिशिएटिव्स लेके आओ, स्कीम्स लेके आओ। उसकी भी अभी कमी हमें देखने को मिल रही है, सरकार को बहुत ज्यादा। वैसे रिसेंट अगर हम बात करें 2023 का बजट आया, उसमें जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसके ऊपर बड़ा फोकस किया गया है, और पिछले 2-3 सालों से सरकार कर भी रही है, लेकिन स्टिल एक लेवल अप हो सकता है, सिंपल। देन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, अब बोलने से कुछ नहीं होगा, पैसा देना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट होगी तो इनोवेशन होगी, इनोवेशन होगी तो ग्रीन टेक्नोलॉजी या ग्रीन इकोनॉमी या ग्रीन जॉब्स, ये सब क्रिएट हो पाएगा। वे फॉरवर्ड में आप यही चीजें लिख सकते हो, अगेन जो हमने ऊपर पढ़ा है वही, पॉलिसी फ्रेमवर्क हो गया, स्कॉलरशिप्स हो गई, चैलेंजेस कैसे आप उसको सुधार सकते हो, वो सारी चीजें आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, राइट। ठीक है, फिर तो यहां तक समझ आया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है।
अच्छा ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक वो जो पिछला हमारा पीडीएफ था उसको डिस्कस कर लेते हैं, मेकॉन्ग वाला। उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मेकॉन्ग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मेकॉन्ग गंगा जो इनिशिएटिव आपको देखने को मिलता है ये है क्या चीज। दिस इज इंडिया, है ना। इंडिया के साथ आपको क्या मिलेगा इधर, म्यांमार। ये नीचे तक यहाँ पे जाता है क्या, म्यांमार। देन म्यांमार के नीचे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, थाईलैंड। देन ऊपर अगर हम बात करते हैं इधर इस तरीके से, तो आपको क्या देखने को मिलता है, इधर वाले एरिया में लाओस। देन नीचे यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, कंबोडिया। देन इस तरफ आपको क्या देखने को मिलता है, वियतनाम। ऊपर क्या है, चाइना। ये जो है ना आपका ये पूरा सिस्टम, ये जो मैंने बोला कि म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड एंड वियतनाम, यहाँ पे एक नदी आती है दैट इज योर मेकॉन्ग, जो यहां से एंटर करती है इस तरीके से। देन इसमें मैंने गड़बड़ की है छोटी सी, ऐसे आएगा ये, थाईलैंड। देन थाईलैंड, लाओस, देन कंबोडिया, कंबोडिया के बाद वियतनाम, और चली जाती है कहां पे, साउथ चाइना सी में। वैसे हमें इंडिया में एक रिवर देखने को मिलती है जो यहाँ पे आके गिरती है, जिसका नाम है गंगा, बे ऑफ बंगाल में आके गिरती है, ये है मेकॉन्ग। तो वो मेकॉन्ग गंगा जो आपका कॉर्पोरेशन है उसको आपने देखना है। इसमें देखो चाइना से आ रही है ये, म्यांमार भी है, लाओस भी है, थाईलैंड भी है, कंबोडिया भी है, वियतनाम भी है। वियतनाम में इसका डेल्टा बनता है जाके, और साउथ चाइना सी में ही जाके गिरती है। उसी तरीके से इंडिया की एक ट्रेडिशनल आप बोल सकते हो रिवर है दैट इज योर गंगा। इन दोनों एरियाज में, चाइना को छोड़ दो, चाइना को छोड़ दो, ये सारी कंट्रीज और इंडिया के बीच में कल्चरल टाइज है, जिसको हम बोलते हैं मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन, क्योंकि उनकी भी बहुत पुरानी और सेक्रेड रिवर है मेकॉन्ग, हमारी भी बहुत पुरानी और सेक्रेड रिवर है गंगा। तो उसको एक बार रीड करना, अगर उसमें आपको कोई दिक्कत आएगी तो मुझे बताना, फिर उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होना चाहिए। देन घग्गर हाकरा के बारे में उसमें लिखा गया, घग्गर हाकरा यही रिवर जिसने रिसेंटली फ्लड्स जो है वो कॉज किए थे। देन एक यूक्रेन और रशिया के बीच में कर्च स्ट्रेट आपको देखने को मिलेगी, कर्च वाला एरिया। अगर हम बात करते हैं यूक्रेन रशिया की, ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो उसमें दी हुई थी, आपको पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो दिस इज योर यूक्रेन, एक रफ मैप बना रहा हूं, ये है यूक्रेन, दिस इज रशिया, ये नीचे आपके पास है ब्लैक सी, यही चीज है ना, ये है सी ऑफ अजोव। इन दोनों को कनेक्ट करता है कौन, कर्च स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होती है, एक छोटी वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, ये भी सी है ये भी सी है, दोनों को कनेक्शन देता है कौन, कर्च स्ट्रेट। ये जो एरिया है दिस इज क्रीमिया, जिसको 2014 में रशिया ने अपने कब्जे में कर लिया है, किससे छीन लिया, यूक्रेन से, 2014। तभी तो आपने सुना होगा G7 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, जिसमें कनाडा, यूएसए, यूके, फ्रांस, देन जर्मनी एंड जापान ये देखने को मिलते हैं। उसमें पहले क्या होता था, वो G8 हुआ करता था, उसमें रशिया भी हुआ करता था, लेकिन जब 2014 में रशिया ने इस क्रीमिया को अपने कब्जे में किया तो इसको बाहर कर दिया गया वहां से, और वो क्या रह गया आपका, G7। तो इस कर्च वाले एरिया की डिस्कशन चल रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कर्च का एरिया कहाँ पे है, क्रीमिया कहाँ पे है, सब उसमें लिखा हुआ है, लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। सी ऑफ अजोव किस किस के बीच में है, ब्लैक सी के आसपास कौन से एरिया है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज का बॉर्डर लगता है, कौन का नहीं लगता। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इनको एक बार रीड आउट करना, अगर कोई दिक्कत आएगी तो मुझे बताना है, ठीक है। ठीक है, फिर यहां तक करते हैं, बाकी कल करेंगे।